Welcome. Hello, everyone. Welcome back. This is the fifth episode of our podcast. और आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के बारे में। अगर आपने हमारा पिछला पॉडकास्ट देखा है, उसमें हमने बेसिकली बात की है हाउ टू गेट परमानेंट रेजिडेंटशिप ऑफ यूके पीआर mainly by taking the scholarship only or taking some job in the यूके। हम इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हैं और ना ही हम कोई इमिग्रेशन एडवाइस देते हैं। बेसिकली हमने ये ग्लोबल टैलेंट का वीज़ा लिया विदाउट कॉन्टैक्टिंग एनी इमिग्रेशन कंसल्टेंट। तो हम कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिटेल में जो कि वीज़ा टाइप हमने ली, जिसको जिसकी बेस पे हमने यूके में इंडेफिनिट लीव ली। लास्ट टाइम हमने थोड़ी-सी बात की थी इस वीज़ा के बारे में, बट इस वीज़ा कैटेगरी में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो आज उन ऑप्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन जो हैं वो हर बंदे को इम्पैक्ट कर सकती हैं, अगर वो रिसर्च असिस्टेंट से लेके एक प्रोफेसर तक का बंदा है। क्योंकि इस वीज़ा रूट में हर एक कैटेगरी कवर हो जाती है और इसकी अवेयरनेस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी अवेयरनेस आपके एचआर को नहीं है, तो यू शुड बी द पर्सन हू शुड नो कि मेरी सिचुएशन में कौन-सी वीज़ा कैटेगरी मेरे लिए बेटर है, ताकि आप अपने एचआर को बता सकें और उस लिहाज से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें, अगर आपको यूके में कोई रेलेवेंट स्कॉलरशिप या पोजीशन मिलती है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे ये पूछेंगे, व्हाट इज़ एक्चुअली ग्लोबल टैलेंट वीज़ा? गिव अस सम ओवरव्यू ऑफ इट। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा बेसिकली जो है ना, सिंपल अल्फाज में वो इंटरनेशनल रिकग्नाइज लीडर्स या पोटेंशियल लीडर्स के लिए आर्ट्स साइंस में जो काम करते हैं उनके लिए यूके आने का सबसे एक अच्छा तरीका है। ये स्कीम जो है बेसिकली गवर्नमेंट ने यूके गवर्नमेंट ने ब्रेग्जिट के बाद इंट्रोड्यूस कराई, ताकि जो गैप इनको आएगा ना ब्रेग्जिट के बाद, उसको फिल किया जाए टैलेंटेड लोगों से। इनको ये भी रिकग्नाइज हुआ कि हमारे पास जो क्राउड आ रहा है वो दे आर नॉट वेरी टैलेंटेड, so we need to attract the global talent from all over the world and give them some sort of benefits so that they can come in this country. तो इसको नॉर्मली ग्लोबल टैलेंट को अपना कंपेयर करते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा से, तो लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं व्हेन यू कंपेयर इट टू स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है, स्किल्ड वर्कर बेसिकली एक नॉर्मल तरीका होता है, अभी भी है, पहले भी था, जिससे नॉर्मली स्किल्ड लोग यहाँ पे आते थे। तो सबसे पहले पहला जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके एम्प्लॉयमेंट में। नॉर्मली ऐसा होता है कि आप स्किल वर्कर वीज़ा पे आते हैं तो आप एक जॉब से टाइड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी कंपनी का स्किल वर्कर लिया है, तो वो कंपनी अगर आपने चेंज की है तो आपने दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ग्लोबल डायरेक्ट में ऐसा होता है कि यू डोंट हैव टू रीअप्लाई। आप बड़ी आसानी से जॉब अपनी चेंज कर लें, लोकेशन चेंज कर लें, तो आपको इस तरह कोई किसी एम्प्लॉयमेंट से आप टायर्ड नहीं होते। सेकंड होता है कि इसकी जो जो फ़ी होती है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑलमोस्ट हाफ द कॉस्ट, एज़ कम्पेयर टू स्किल्ड वर्कर वीज़ा। थर्ड इज़ दैट ये आपकी वीज़ा लेंथ जो है ना, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर आपकी वीज़ा लेंथ बेसिकली टाइड होती है आपकी जॉब लेंथ के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 2 साल की जॉब मिली है या 3 साल की जॉब मिली है, तो आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी उतने साल का ही होगा। लेकिन ग्लोबल टैलेंट पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि आपने 1 साल का वीज़ा अप्लाई करना है अप टू 5 years. So you can choose the length of your own visa. And the other benefit is that, which is I think one of the biggest benefit, is that you can get indefinite leave to remain or settlement in the UK, मतलब परमानेंट रेजिडेंस आपको 3 साल में मिल जाती है, जो कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा में आपको 5 साल में मिलती है। और फाइनली ये है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा की एक हर ईयर में एक कैप डिफाइन होती है कि इससे ज़्यादा यूके गवर्नमेंट स्किल्ड वर्कर वीज़ा नहीं देगी। लेकिन ग्लोबल टैलेंट के ऊपर आपको ये कोई कोई कैप है ही नहीं, ठीक है? तो मतलब दे कैन इश्यू एज़ मेनी एज़ वीज़ा इन एन ईयर। तो ये जो है ना, इसके जो मेन जो बेनिफिट्स हैं ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के, व्हेन यू कंपेयर टू स्किल्ड वर्कर वीज़ा। और बेसिकली ये जो है ना, बेसिकली 2 स्टेज प्रोसेस होता है।
जो कि यू नो हुँ, हुँ। राना आपको एक्सप्लेन करेंगे। सही, सही, सही। आई थिंक जो आपने पॉइंट मेंशन किया ना कॉस्ट वाइज़, सो दिस इज़ अ वेरी, वेरी बिग फैक्टर। अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल वर्क वीज़े की कॉस्ट और ग्लोबल टैलेंट की कॉस्ट जैसे मैंने बताया हाफ़ है, ठीक है? तो दिस कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। अगर आपके साथ कोई डिपेंडेंट आ रहा है, उस केस में भी आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो सेव अ, हो सकते हैं आपके ना। तो इस जैसे मैंने बताया दिस इज़ अ टू स्टेज प्रोसेस। पहली स्टेज में आपने सिंपल एंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है? और दूसरी स्टेज में आपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना होता है। जो एंडोर्समेंट है बेसिकली वो आपके लिए एक तरह की स्टैम्प है आपकी प्रोफाइल पे कि ये बंदा एलिजिबल है ग्लोबल टैलेंट वीज़े के लिए। वो जो एंडोर्समेंट बॉडी होती है, वो एक बेसिकली साइंटिफिक कमिटी हो सकती है, एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइज़ेशन हो सकती है, उसका वीज़े से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? इमिग्रेशन बॉर्डर जो फ़ोर्स है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका, ठीक है? या जो भी यूके वीज़ा इश्यू करने वाली अथॉरिटी है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। दे आर साइंटिफिक पीपल, दे विल इवैल्यूएट योर प्रोफाइल एंड दे विल अलाउ कि ये बंदा इस एलिजिबिलिटी को मीट कर रहा है या नहीं। तो मैं जो पहली स्टेज है एंडोर्समेंट की, ठीक है? उसमें डिफरेंट बॉडीज़ हैं, राइट? जस्ट गिव अस द ओवरव्यू ऑफ दोज़ बॉडीज़। सो बेसिकली आई एम गोना शेयर द स्क्रीन एज़ वेल। जो है ना डिफरेंट एंडोर्समेंट बॉडीज़ होती हैं। अब मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप जो कि 5 जो मेन जो एंडोर्समेंट बॉडीज़ हैं उसका ओवरव्यू दूँगा। तो ये एंडोर्समेंट बॉडी जिस तरह राना ने एक्सप्लेन किया है कि दीज़ आर नॉट टाइड टू योर इमिग्रेशन ऑफिस और होम ऑफिस इन द यूके। दे आर इंडिपेंडेंट बॉडीज़, मोस्टली साइंटिफिक बॉडीज़ जो कि आपकी एप्लीकेशन को एवेल्युएट करती हैं एज़ अ फर्स्ट स्टेप। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आप किसी किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, आपको इंटरव्यूअर आपको आपकी जॉब पहले फ़िल्टर करता है, या आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, सेम इसी तरह आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ इनको अप्लाई करना है और दे विल एवेल्युएट कि क्या आपको एंडोर्समेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आपकी एंडोर्समेंट रिजेक्ट हो भी जाती है, तो उस पे आपका वीज़ा से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो पहली जो हमारी एंडोर्समेंट बॉडी है वो है रॉयल सोसाइटी। बेसिकली रॉयल सोसाइटी जो है ये पहली इन्वेस्टमेंट बॉडी है। इसमें है आप डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड आपकी इनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड इज द ब्रिटिश एकेडमी। ब्रिटिश एकेडमी जो है ये भी जो है ग्लोबल टैलेंट को एंडोर्स करती है। ये इनकी वेबसाइट है जिसमें इन्होंने पूरा का पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है ग्लोबल टैलेंट के बारे में भी। थर्ड वी हैव रॉयल्स एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग। तो मोस्ट प्रोबेबली जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो यहाँ इनको यहाँ से एंडोर्स होंगे। तो अगर आपकी जो है मतलब साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ में है, तो बेसिकली आपकी जो ऑफिस एप्लीकेशन है वो ब्रिटिश एकेडमी में जाएगी या रॉयल सोसाइटी ऑफ इंजीनियरिंग में जाएगी या यूकेआरआई में जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन योर लाइक कोर बैकग्राउंड। देन वी हैव बेसिकली आर्ट्स काउंसिल। अगर आपका आर्ट्स से रिलेटेड है कोई फील्ड, तो आपका स्पेसिफिकली यू विल गो टू दैट फंडिंग बॉडी, दैट एंडोर्समेंट बॉडी to actually get the endorsement. And then we have UKRI. Me and Rana, we both actually got endorsement from UKRI. हमारा जो दोनों का बैकग्राउंड था वो मेरा तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था, राना का भी वेरी मच रिलेटेड टू दैट। तो हमने यूकेआरआई से एंडोर्समेंट ली। हम आपको बाद में बताएंगे कि हमने कैसे किस तरह हमारा प्रोसेस था। एंड देन फाइनली जो लोग रिसर्च में नहीं है, जो लोग आईटी की फील्ड में है या जॉब कर रहे हैं, लेट्स से यू आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और यू आर वर्किंग एज अ tech lead or manager or whatnot, like lots of other professions as a QA। तो आप जो है एज अ डिजाइनर, सो यू कैन अप्लाई थ्रू टेक्नीशियन। सो ये इससे आप जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट पे पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वो है, डिटेल है कि आप किस तरह एंडोर्समेंट कर सकते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इंडिविजुअली दीज़ आर दी 5-6 डिफरेंट एंडोर्समेंट बॉडीज़। और इनकी वेबसाइट्स में भी पूरी डिटेल लिखी हुई होती है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, क्या-क्या
बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जिस तरह मैं आपने आपको भी एक्सप्लेन किया, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, जो कि अभी हम लोग इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे। Exactly. Like it's very simple. Like, there are these 6 websites. You can go there. You can read about it. If you still have any question, contact your HR. क्योंकि ये पॉडकास्ट इसलिए कम कर रहे हैं कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए इस रूट की। क्योंकि जब हम आए थे हमें अवेयरनेस इस रूट की नहीं थी, क्योंकि जब मैं आया था 2018 में यूके में, तब ये रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये रूट आया 2021 में। तो फिर हमने बाद में जो था हमारा जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो पहले होता था टियर 2, उससे हमने शिफ्ट किया ग्लोबल टैलेंट में। लेकिन हमने बहुत क्विकली शिफ्ट किया। आई थिंक हम्म। 2021 में है, तो आई थिंक हमने 2022 में शिफ्ट किया, आई बिलीव। 2021 के एंड में, 2022 में, या एग्री एग्री 2022 में। हाँ, तो इसमें बात ये है कि आपके एचआर को भी ये नॉलेज नहीं होती, आपके सुपरवाइजर को भी ये नॉलेज नहीं होती कि अगर आप सुपरवाइजर ब्रिटिश है या कोई भी ईयू का बंदा है, उसको नहीं आइडिया होगा कि ये ग्लोबल टैलेंट की कैटेगरी है। बेसिकली दे डोंट नो व्हाट वीजा प्रोसेस इज बेस्ट फॉर यू। They want best for you, but you should tell them what is best for you. They can't decide what is best for you. तो उनको बेसिकली नॉलेज ही नहीं है। तो यूजुअली एचआर जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बट अगर एचआर के बंदे थोड़े ओल्ड एंड दे डोंट रियली नो दीज टिप्स एंड ट्रिक्स काइंड ऑफ थिंग्स कि कौन सी वीज़ा कैटेगरीज अब न्यू हैं, वो बेसिकली चल रहे होते हैं कि ठीक है दिस पर्सन नीड अ वर्क वीज़ा, जो हमारी पिछली डॉक्यूमेंटेशन चलती आ रही है, हम उसको सेम प्रोसेस से गुजार के इस बंदे का जो है इसको ले आते हैं इधर काम के लिए। मगर अभी जो रिसेंट मैंने बताया कि ब्रेक्सिट के बाद इनको जो है टैलेंट अपना यूके में वो रिटेन करना है और बाहर से टैलेंट लेके आना, रेलिवेंट टैलेंट ना। तो उसके लिए ये कैटेगरीज हैं, यू शुड बी अवेयर। और आपको जो है अगर एचआर आपको नहीं रेलिवेंट वीज़ा कैटेगरी दे रहा, आपको लग रहा है कि यू आर मीटिंग वन ऑफ दीज क्राइटेरिया विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है, तो आप सिंपली जो है वो अपने एचआर को बताएं कि आई एम आल्सो एलिजिबल फॉर दिस कैटेगरी एंड दिस इज बेस्ट फॉर मी इन अ वे कि आई विल गेट आईएलआर आफ्टर 3 years। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा बेसिकली हमने डिस्कस करना है पाथ फॉर डिफरेंट इंडोर्समेंट ना। तो इसमें मैं आपको क्विक ओवरव्यू दूंगा। बेसिकली देयर आर 4 पाथ, हम उनको वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे एंड में। तो इसमें जो पहला पाथ आता है वो आता है कि अगर basically all these paths depend on your profile and your job title, job role और funding type which you get in UK। तो उसमें पहला जो है, अगर आपको यूके में कोई प्रोफेशनल पोजीशन मिलती है, जिस तरह के आपको एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन मिल गई या रीडर की पोजीशन मिल गई यूके में ना, लेक्चरर की पोजीशन नहीं, लेक्चरर से या सीनियर लेक्चरर से ऊपर के रोल यानी कि रीडर लेवल, एसोसिएट प्रोफेसर लेवल की जॉब मिल जाती है अगर, तो आपको ना फास्ट ट्रैक इंडोर्समेंट मिल सकती है। अगेन जो भी आपकी फील्ड रिलेटेड थी है आपकी, जो मैंने पिछले पार्ट में डिस्कस किया कि जो रॉयल सोसाइटी है या ब्रिटिश सोसाइटी है यूके आ रही है, अगर आपकी प्रोफाइल किसी से भी लिंक करती है तो आप इधर से इंडोर्समेंट लेके फास्ट ट्रैक वे में यूके में आ सकते हैं, अगर आप एकेडमिक पोजीशन ली है किसी भी यूनिवर्सिटी में यूके में रीडर लेवल से अबव। तो उसके केस में सिंपल आपको एक जो है वो एचआर से लेटर चाहिए होता है उस पोजीशन का, और आप सिंपल एंडोर्समेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं। उससे जो दूसरा पाथ है उसमें आपको चाहिए इंडिविजुअल फेलोशिप। उस इंडिविजुअल फेलोशिप में बेसिकली आप यूके में रहते हुए या यूके से बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं फेलोशिप के लिए। फॉर एग्जांपल हम दोनों ने मैरी क्यूरी फेलोशिप ली, राइट, बट देयर इज अनदर फेलोशिप नेम्ड एज मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप। या आपको बाहर बैठे हुए आपने कोई चैरिटी फाउंडेशन के थ्रू अप्लाई किया या कोई ईपीएसआरसी की ग्रांट जो कि पोस्ट डॉक लेवल की थी ना, तो आपके नाम पे वो थी ग्रांट, वो इंडिविजुअल फेलोशिप आपके नाम पे थी, तो फिर भी आप एलिजिबल हो जाते हैं इस ग्लोबल टैलेंट वीज़े के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपल जो रिक्वायरमेंट होती है वो लेटर चाहिए होता है, जिस ग्रांट लेटर चाहिए होता है जिसके ऊपर आपका नाम मेंशन हो। तो देन यू सिंपली अप्लाई फॉर द फर्स्ट स्टेज प्रोसेस फॉर एंडोर्समेंट। जो थर्ड So कैटेगरी है, basically, this is I just want to show the list of all those individual fellowships
तो ये जितनी भी इंडिविजुअल फेलोशिप्स हैं ये जो है ना बेसिकली एलिजिबल हैं फॉर दैट पर्टिकुलर pathway, which is the second path. So I'm gonna also paste that in the Yeah, chat it'd be good. Yeah, for you yeah. guys to have a look. So that is for individual fellowship. That I will say that is the easiest and fastest route to come to UK. अगर आपने PhD की हुई है, आप इस तरह की कोई इंडिविजुअल फेलोशिप ढूंढें यूके के अंदर और आप डायरेक्ट ग्लोबल टैलेंट पे आए और 3 साल के अंदर you can get the PR of UK or indefinite leave to remain in UK. जो थर्ड पाथ है जो कि हमने अप्लाई किया और हम एलिजिबल थे उस पाथ के लिए, उसमें है कि अगर तो एप्लीकेंट का जो है वो ग्रांट या अवार्ड जो भी मिला है उस पे नाम है या उसका जॉब टाइटल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एकेडेमिया में हैं तो यू शुड नो दिस वे वेरी वेल कि जब आपका सुपरवाइज़र कोई ग्रांट सबमिट करता है, ठीक है? उसमें उसको फंडिंग मिलती है, राइट? And that person hires a PhD और a postdoc position, right? बट जब उसको ग्रांट मिलती है तो उसको ये पता नहीं होता कि मैंने किसको हायर करना है। उसमें वो सिंपल कहता है कि मैंने रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट बंदा जो है वो हायर करना है इस ग्रांट में और इतनी इसकी स्पेसिफिक ड्यूरेशन होगी, ठीक है? तो उस केस में ये कैटेगरी जो ना आती है पाथ 3 जो है, ठीक है? पार्ट 3 में सिंपल जो है वो इधर आपका नाम होना चाहिए उस ग्रांट के ऊपर या आपका जॉब टाइटल होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है? तो हमारे केस में क्या था, हमारा जॉब टाइटल था क्योंकि हम रिसर्च एसोसिएट थे। तो एंड वी वर हायर्ड एज़ अ रिसर्च एसोसिएट टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो इस केस में क्या होता है कि आपका सिंपल ये भी फास्ट ट्रैक ऑप्शन है, ठीक है? जो एचआर की टीम है वो आपको एक लेटर देती है कि जो आपका है वो ग्रांट एग्रीमेंट जो भी था, उसमें ये टाइटल है या आपका नाम है और वो एक बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप मीट कर रहे हैं तो वो आपको एक पूरा लेटर लिख के देते हैं आपके एचआर वाले ना। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे बाद में इसको, तो वो सबमिट करते हैं और फास्ट ट्रैक के थ्रू आप जो है आपकी एंडोर्समेंट हो जाती है। और फोर्थ जो प्रोसेस है वो फास्ट ट्रैक नहीं है, वो है पीर रिव्यू प्रोसेस। मतलब आप क्या कहते हैं कि आपके पास इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन नहीं है अभी फॉर एग्जांपल, ठीक है? यू आर नॉट अ प्रोफेसर, you don't have individual fellowship, your name is not on the grant or you are not a job title in terms of grant कि आप को किसी यूके में किसी प्रोफेसर ने एज अ पोस्ट डॉक हायर किया है, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, still you can go to these endorsement bodies as a peer review process based on your profile. So let's discuss the first option in detail. So मैं हमें थोड़ा डिटेल में बताएं कि ये क्या ऑप्शन है पाथ वन की। बेसिकली जो पाथ 1 है ना वो यानी कि अगर तो आप कोई सीनियर लेवल पे है ना लेट्स से कि रीडर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो अगर आपके पास जॉब ऑफर आ गई है, ठीक है, अगर आपने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया किसी सीनियर लेवल पे, देन जो है ना आपने एचआर से कांटेक्ट करना है कि मुझे इस रूट पे जाना है पाथ 1 पे, ठीक है? तो एचआर जो है वो आपको एक लेटर प्रोवाइड करेगा, ठीक है? जिसकी बेस पे आपकी एंडोर्समेंट होगी, ठीक है? और उसके बाद जो आपको वंस वंस यू गॉट लेटर तो आपने ऑनलाइन ही वेबसाइट पे होम ऑफिस की अप्लाई करना है फॉर एंडोर्समेंट के लिए। उसका डिफरेंट जो है मतलब उसके अंदर डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगी। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो जाएगी वन ऑफ द एंडोर्समेंट बॉडीज, ठीक है? अदर रॉयल सोसाइटी है या ब्रिटिश अकेडमी है, और विद इन 14 days दे वुड डिसाइड कि आप एलिजिबल यू हैव गॉट एंडोर्समेंट और नॉट। सो आई थिंक द मेन चीज़ है इसमें जो कंसिडर करने की है कि योर अपॉइंटमेंट, इसके लिए जॉब ज़रूरी है। तो अगर आपकी तो जॉब है, बल्कि अगर अगर आपको मिल भी गई है, अगर आपने जॉइन भी कर लिया है या आपने जॉइन करनी है, तो यू कैन बोथ कंसिडर लाइक दीज टू ऑप्शंस, ठीक है? तो इसमें मेक श्योर के दैट आपकी जो जॉब है वो एसोसिएट प्रोफेसर ऑनवर्ड्स हो, यानी कि ऊपर की लेवल हो, सीनियर एकेडमिक और अदर रिसर्च पोजीशन। तो दैट्स द फर्स्ट कैटेगरी। लेकिन इसमें एक जो है इसमें पोस्ट डॉक्स, RAs, research assistant, research associates are not eligible to apply under this route. That's a path 1 overall. And if we go to path 2, right? Uh, पाथ path, 2 huh, I think
Do you have anything to discuss with part 1? आई थिंक मेरे ज़हन में ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि जो एंडोर्समेंट बॉडीज़ हैं, हाउ वी नो कि ये एंडोर्समेंट बॉडी हमारे रेलेवेंट है या नहीं? जब आप अपनी फेलोशिप का थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि जब आप अपनी एप्लीकेशन ग्लोबल टैलेंट की सबमिट कर रहे थे, हाउ यू डिसाइडेड कि ये एंडोर्समेंट बॉडी आपके लिए रेलेवेंट है? आई थिंक आई डिड नॉट नो अबाउट दिस। मैंने तो एचआर ने मुझे गाइड किया था कि रेलेवेंट एंडोर्समेंट बॉडी कौन सी है। हुँ, 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 आई थिंक इन दिस केस में क्या है कि अगर आपके पास जॉब एप्लीकेशन है, जॉब है, तो देन एचआर इन द यूनिवर्सिटी वुड हेल्प यू फाइंड आउट द रेलेवेंट एंडोर्समेंट बॉडी। हुँ, हुँ, And normally, if your HR doesn't know, they will find a way for you. They will एग्ज़ैक्टली contact हुँ, हुँ, someone else, in some other universities, and find out the information for you. So I think आप HR आप बहुत हेल्प करता है, ठीक है, हुँ, इस मामले के अंदर। And now I think it's been a long time. Everybody would know about, and actually people are universities are pushing towards this route because they want their talent to stay in the UK. ठीक है, in my case, when I was applying, तो उन्होंने मुझे खुद रिकमेंड किया कि ये इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हुँ, हुँ, आई डिड हुँ, नॉट नो अबाउट दैट। तो उन्होंने खुद मुझे ये बताया कि वी वांट पीपल टू स्टे इन द यूनिवर्सिटीज, वी डोंट वांट देम टू लीव। तो एक सबसे बड़ा जो हर्डल होता है वो वीज़ा का हर्डल होता है टैलेंट को रिटेन करने में। तो हुँ, दिस ग्लोबल टैलेंट राउट एक्चुअली हेल्प्स पीपल टू स्टे इन द यूके without any like fear of like job, and like you have to leave the job, apply the visa, and it's very costly as well. Like एचआर को बेसिकली बहुत कॉस्टली होता है। लेट्स से कि एचआर ने आपको हायर किया एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, या एसोसिएट प्रोफेसर। अब वो पहले 5 साल आपकी वीज़ा फीस भरनी पड़ेगी एचआर को। उसके बाद जो है लाइक आपके आईएलआर होगी, ठीक है? तो उसमें जो है बहुत उनको उनके भी पैसे ज़ाया और टाइम ज़ाया होता है, और उनको ये होता है कि बंदा किसी भी टाइम छोड़ के जा सकता है। इसमें है कि दे गिव यू अ सिक्योर पाथ पे कि ये बंदा उस लिहाज से इसका इतना खर्चा नहीं होगा, ये यहाँ पे रहेगा आसानी से, इसका वीज़ा के इश्यूज़ नहीं होंगे। तो दे आल्सो लाइक एनकरेज पीपल टू एक्चुअली गो ऑन दैट पाथ। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। आई थिंक इज़ अ मेजर पॉइंट इसमें ये है कि जो आपका वीज़ा पहले था वो आपके ग्लोबल टैलेंट से पहले बेसिकली वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत डिपेंड करता था एंड यू शुड हैव दैट कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 इयर्स या आपकी एक्सटेंशन में हो रहा हो। एकेडेमिया में यूजुअली ग्रांट 5 इयर्स की नहीं होती, 2 टू 3 इयर्स की होती हैं। सो देन दे हैव टू फाइंड अनदर पोस्ट डॉक पोज़ीशन और व्हाटएवर टू एक्सटेंड देयर वीज़ा। सो ये बड़ी हेडेक होती थी। अब ये हेडेक जो है वो ग्लोबल टैलेंट के थ्रू थोड़ी-सी कम हो गई है। तो मेरे केस में भी आई थिंक सेम था। मुझे भी जो एचआर था बेसिकली मैंने स्विच किया था। मैंने टियर 2 वर्किंग वीज़े से ग्लोबल टैलेंट में स्विच किया था। इवन दो कि मैंने एक्सटेंशन करवा ली थी। एक्सटेंशन करवाए मुझे 2-3 मंथ हुए थे। फिर मैं आपसे मिला, आपने मुझे बताया ग्लोबल टैलेंट ऐसे-ऐसे है, ठीक है। तो आई एक्चुअली पेड ट्वाइस तो बट इट वाज़ वर्थ इट एट द एंड। तो तो जो रेलेवेंट एंडोर्समेंट बॉडी को फाइंड करना है, वो आपका जो एचआर है, वो आपके काम की बेस पे आपको जो है, वो एक रेलेवेंट बॉडी असाइन करेगा। दे कैन यूजुअली दे आर आल्सो लिंक्ड विद दीज़ बॉडीज़ क्योंकि उनके पास ग्रांट्स होती हैं या उनके पास एटलीस्ट लिंक्स होते हैं इन सोसाइटीज़ के ना क्योंकि दे प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स आल्सो। तो वो दे कैन आल्सो कॉन्टैक्ट कि हाँ, ये बंदे की रेलेवेंट प्रोफाइल है। मेरे केस में ऐसे था उन्होंने बेसिकली पहले ही कॉन्टैक्ट करके उनसे कन्फर्म कर लिया था कि ये बंदे की रेलेवेंट प्रोफाइल है, कैन वी सबमिट दिस एप्लीकेशन टू योर बॉडी एज़ अ एंडोर्समेंट, ठीक है। तो फिर मैंने एक्चुअल एप्लीकेशन ना बाद में सबमिट की थी। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड पाथ व्हिच इज़ लाइक awarded an eligible individual fellowship। फॉर एग्जांपल इस केस में ऐसे होता है कि आप अगर यूके में हैं या यूके से बाहर हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई फंडिंग एप्लीकेशन सबमिट की और उसका रिज़ल्ट आया कि आपको वो इंडिविजुअल फेलोशिप मिल गई है और उन्होंने आपको लेटर इश्यू कर दिया। उसी दिन आप एलिजिबल हो जाते हैं इस ग्लोबल टैलेंट वीज़े के लिए। यू डोंट नीड टू वेट मोर। आपका फंडिंग का रिज़ल्ट आया, आपको लेटर मिल गया। आप वो लेटर जो है वो बेसिकली आप जो फर्स्ट स्टेप है एंडोर्समेंट का,
आप उसमें अप्लाई करते हैं इवन दो यू डोंट नीड द ओरिजिनल कॉपी ऑफ फेलोशिप लेटर। आप सिंपल जो भी उसकी व्हाटएवर आप उसकी कोई भी जो है आपको कंफर्मेशन जो ईमेल आई हुई है आप उसको अटैच करें और जो है क्योंकि इन चीज़ों का रिकॉर्ड होता है, दे कैन डबल चेक एवरीथिंग। और एंडोर्समेंट बॉडी को रेलेवेंट एंडोर्समेंट बॉडी को जो है वो आप सबमिट कर दें, ठीक है? और आपको मिल जाएगा। इस केस में ये भी है कि यू कैन बी अ, वर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी, ऐसे भी हो सकता है या विज़िटर हैं, उस केस में भी हो सकता है। डज़न्ट रियली मैटर। आपके पास फेलोशिप वो होनी चाहिए, बेसिकली फंडिंग होनी चाहिए उसके लिए आपके पास। तो इसमें कोई अच्छा आप ऐड करना चाहते हैं इंडिविजुअल फेलोशिप में? नहीं, बेसिकली आई थिंक इंडिविजुअल फेलोशिप इज अ individual fellowships is a step who is for a person who is very much aware of, बिकॉज उसने ये पहले बहुत एफर्ट पुट की हुई है फेलोशिप लेने के लिए, ठीक है। अब कोई बंदा है जिसने लाइक मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप ली है और अदर पूरी लिस्ट ऑफ फेलोशिप्स ली हुई है, तो they are very much aware of the UK and and the fellowship and the job application, so they put a lot of effort before that. तो उस केस में यू कैन दे कैन एक्चुअली गो फॉर दैट वीजा। आई थिंक इसमें सबसे सबसे बड़ा ये है कि दिस फेलोशिप्स दे यू शुड बी अवेयर ऑफ के हर फेलोशिप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। एज आई शोड अर्लियर देयर इज अ लिस्ट ऑफ द फेलोशिप्स दैट यू कैन कैन यू एक्चुअली। प्लीज़ शेयर एंड आई थिंक लेट्स गो थ्रू बिकॉज़ दिस लिस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर कोई बच्चा जो है वो यूके में फंडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ ले रहा है, तो उसको उन फेलोशिप्स का टारगेट करना चाहिए। लेट्स ज़ूम इन एंड सो फॉर लेट्स गो एग्जांपल लाइक इफ यू सी हियर, you know या there is this list that like the whole list of fellowships. हुँ, अब हुँ। ये fellowships जो है um, there's a whole big list, ठीक है। इसमें जो तो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी है कि इंजीनियरिंग और साइंसेज़ के साथ-साथ इसमें आर्ट्स और सोशल साइंसेज़ या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। yeah, but लास्ट टाइम you need to consider two things, right? One thing is that there is two types of global talent visas. One is like exceptional talent. हुँ, हुँ। एक्सेप्शनल टैलेंट में आपको 3 साल में ILR मिलता है, ठीक है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और परमानेंट रेजिडेंस। एंड देयर इज लाइक एक्सेप्शनल प्रॉमिस व्हिच इज हुँ, 5 इयर्स राउट। सो आपको 5 साल के अंदर परमानेंट रेजिडेंस मिलती है। तो ये फेलोशिप्स हैं। अब ये जो लिस्ट है नीचे वाली, ये एक्सेप्शनल प्रॉमिस में आती है। तो अगर आपकी फेलोशिप इनमें से है किसी 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 कैटेगरी में, तो यू विल गेट द परमानेंट रेजिडेंस इन 5 इयर्स, नॉट 3 इयर्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर कि आपने ना कौन सी फेलोशिप अप्लाई करनी है और वो आपका राउट कौन सा होगा। हुँ, 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 हुँ। Yeah, it varies in terms of time. But I think it's better to double check and basically there are a lot of funding opportunities है। I think ये senior level की opportunity जो exceptional promise है। Yeah, थोड़े experience के साथ but ये जो है ये individual fellowship I think you can directly go after your PhD क्योंकि funding opportunities में ये भी होता है ना कि आप early career में हैं या थोड़े experienced हैं। तो बेसिकली इन नटशेल कहने का ये मतलब था कि इंडिविजुअल फेलोशिप अगर आप देखें यूके में देयर आर आई विल से इन close to 100 I will say bodies which are offering individual fellowship। अगर आप यूके में आना चाहते हैं आई विल से टारगेट दीज फेलोशिप क्योंकि मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप या ईपीएसआरसी क्योंकि लोगों को इनका ही ज़्यादा पता होता है, ठीक है, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। प्लीज चेक द लिस्ट आई थिंक you will definitely uh, it is worth it actually to spend your time or at least submit your proposal here also to try out your luck. Okay, let's move to the third path, which is the job title or named list on the eligible grant. Basically, this is the route which we have taken. तो इसमें मैं अपना बेसिकली एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं पहले, फिर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में डिस्कस करना। तो मेरा ये था कि मैं तकरीबन पीएचडी के बाद मुझे ना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ, ठीक है। तो मैंने अपना जो टियर 2 वीज़ा था वो दोबारा एक्सटेंड करवा लिया, ठीक है, क्योंकि मेरा 2 साल का था।
तो फिर जब मुझे ग्लोबल टैलेंट का पता लगा ना, तो मेरे पास ना तकरीबन 1.5 साल का वीज़ा पड़ा हुआ था, ठीक है? और 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट इन इन अदर वर्ड था, और मैं जो सैलरी रिक्वायरमेंट भी इनकी जो उन्होंने लिखी हुई थी, वो पूरी कर रहा था, ठीक है? और जो ग्रांट में मेरा नाम भी था, ठीक है? देन आई वेंट फॉर इट। अगर उसमें जो ये थोड़ी-सी क्राइटेरिया है कि यू शुड बी एट लीस्ट मिनिमम 1 साल आपका ग्रांट में पड़ा हो। अगर आपका 2 साल की ग्रांट है फॉर एग्ज़ाम्पल पीएचडी के बाद, ठीक है? आपको पोस्ट डॉक मिला है, ठीक है? ये ना हो कि आपने 1.5 साल उस ग्रांट पे पहले ही गुज़ार दिए है, ठीक है? या तो हो ना आप स्टार्टिंग में ही ग्लोबल टैलेंट पे अप्लाई कर दें, जब आपको ऐसी ग्रांट मिले। मेरे केस में मुझे नहीं आइडिया था, ठीक है? तो मैंने अप्लाई किया जब तकरीबन 6 मंथ गुज़र गए थे, ठीक है? तो मेरे पास 1.5 साल का ड्यूरेशन था। तो कहने का मतलब ये है कि एट लीस्ट 1 साल आपका ग्रांट में पड़ा हो, ठीक है? देन यू आर एलिजिबल फॉर टू गो फॉर ग्लोबल टैलेंट, और इन अदर वर्ड एट नहीं, लीस्ट। इस केस में लेकिन आपने ग्रांट तो मिनिमम 2 साल की होनी चाहिए। हुँ, 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 हुँ। उसके बाद लेट्स से कि अगर आपको शुरू में पता नहीं था, हुँ, हुँ। तो आपने स्टार्ट कर दिया, तो मिनिमम कितना पड़ 1.5 साल आपने बोला? 1 साल पड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो ग्रांट 2 साल की होनी चाहिए लेकिन आपने 1 साल से पहले-पहले अप्लाई करना है। हाँ, 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 कि 1 साल एट लीस्ट पड़ा हो उस ग्रांट का पीछे ना। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। आई थॉट कि यू हैव टू अप्लाई लाइक बिफोर, नो, लाइक इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। इनकी रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है एट लीस्ट 2 इयर्स, ठीक है? हुँ, आपका ग्रांट जो पे नाम तो एट लीस्ट 2 इयर्स का होना चाहिए, ठीक है? आप पिछले 1 साल से काम करते हो उस ग्रांट के ऊपर, ठीक है? हुँ। वो तो रिक्वायरमेंट है ही है। बट अगर आप इन बिटवीन हैं ग्रांट के अंदर, ठीक है? तो एट लीस्ट 1 साल का ड्यूरेशन एंड पे पड़ा हो, ठीक है? स्टिल। अच्छा, अच्छा। सही, हुँ। सही। ठीक है। तो मेरे केस में ये था कि मैं लकी था, मुझे थोड़ा अर्ली पता लग गया, तो मैंने हुँ। अप्लाई कर दिया। अगर मेरा वो ना होता तो मेबी मुझे ये ग्लोबल टैलेंट का वीज़ा ना मिलता। हाँ, हाँ। So लेकिन but there is another route that we will discuss later on, that we think हाँ, also, it's very beneficial for people who are actually, who do not have any grant. They can actually get that route. लेकिन आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस के अंदर ये जो था मेरा एक्सपीरियंस था, सिंपली आई गॉट द पोस्ट डॉक फेलोशिप फ्रॉम ईपीएसआरसी, और उस केस के अंदर मेरी 2 ईयर की ग्रांट थी, ठीक है, इन द बिगिनिंग, और आई गॉट द लेटर फ्रॉम द एचआर। एचआर से लेटर लिया मैंने, और जो है ना, मैंने ऑनलाइन ईमेल में अप्लाई किया, ईमेल के थ्रू अप्लाई किया, और विदिन लाइक 3-4 days I got an endorsement. Um, so I think it was very simple. Once you get a individual fellowship, or once you get like a job, uh, from or a grant, लेकिन ये है कि एक चीज कंसिडर करनी है कि एलिजिबल ग्रांट्स हैं, नॉट एवरी ग्रांट यू कैन अप्लाई फॉर दिस ग्लोबल टैलेंट वीजा। इसी तरह उनकी लिस्ट में एक लिस्ट ऑफ एलिजिबल फंडर्स हैं। आपकी ग्रांट्स इन फंडेड से होनी चाहिए। तो अगर हुँ, आपकी ग्रांट अनफॉर्चुनेटली उस फंडेड से नहीं है, बेशक आपकी 2 साल से ज़्यादा है, या आपकी सैलरी इतनी इससे ज़्यादा है, तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर ग्लोबल टैलेंट। देयर आर लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड फंडर्स एज़ वेल। हाँ, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो अप्रूव्ड फंडर हैं वो बेसिकली अप्रूव्ड होने चाहिए यूके रिसर्च एंड इनोवेशन की तरफ से, यूकेआरआई की तरफ से ना। तो उसका लिंक भी हम शेयर कर देते हैं आपको। I can actually share the screen. So, दैट्स if you have a look here, so this is the list of approved funders, right? हुँ, You हुँ। can you can go here and see, like, like all these funders that are basically approved by and the list is not that big, but eventually you have to check कि अगर आपका funder यहाँ पे आता है, तो then you can apply. Exactly, and this is a very good point actually. You should be aware about it. कि अगर आपका कोई भी इधर से फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ चैरिटीज हियर आल्सो। अल्जाइमर मैंने स्टार्टिंग में देखी, इवन के जापानीज एजेंसी ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो Exactly. बेसिकली There are some from Korea, Japan, and even from India, Germany, France. So, if you get funding from that bodies, even if you're in India or in Japan, or you can apply. दैट्स इंटरेस्टिंग, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट। ओके, ओके, आई थिंक इसमें दूसरा जो है पॉइंट ये है कि अगर आप पार्ट टाइम भी जॉब कर रहे हैं ना, पार्ट टाइम जॉब से मतलब ये है कि
आप एक लैब में हैं, ठीक है? एंड यूजुअली क्या होता है कि बंदा लैब में एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा होता। यू आर वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ठीक है? और अगर आप 50% प्रोजेक्ट किसी ऐसे पे काम कर रहे हैं जो आपको एलिजिबल बना रहा है इस ग्लोबल टैलेंट के लिए, देन स्टिल यू कैन गो फॉर इट, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3-4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, अगर आपके सुपरवाइज़र ने इस तरह मैनेज किया हुआ है और शो करवाया है कि आपका 50% जो सैलरी है वो इस प्रोजेक्ट से आ रही है और आप इतना टाइम ड्यूरेशन जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं इस बात थी कि आप मीट कर रहे हैं, तो देन यू कैन स्टिल गो फॉर इट। और इसमें ये जो बात है कि ये बेसिकली पाथ ओपन है टू एनी नॉन यूके research assistant, research associate, senior research associate और इवन अ स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन एट द यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बेसिकली टेक्नीशियंस को भी हायर करती हैं, ठीक है? उनका रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उनकी क्वालिफ़िकेशन डिफरेंट है, नॉर्मल रिसर्च असिस्टेंट से रिसर्च एसोसिएट्स हैं, ठीक है? तो दे आर वेरी टेक्निकल हैंड ऑन पीपल व्हिच वर्क ऑन सर्टेन एक्सपेरिमेंट या उनको सर्टेन लैब रन करनी होती हैं। तो बेसिकली कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये टेक्नीशियन के रूट भी होते हैं कि आप अगर रिसर्च नहीं करना चाहते, यू आर वेरी हैंड्स ऑन, यू कैन गो टू दैट रूट। तो अगर आप किसी भी रूट में हैं, रिसर्च असिस्टेंट हैं, रिसर्च एसोसिएट हैं, बेसिकली दीज़ आर द टाइटल्स व्हिच वी नो एज़ अ पीएचडी, राइट, अर्ली ऑन। क्योंकि आप अगर पीएचडी नहीं भी है आपके पास, यू आर स्टिल कैन गो एज़ अ रिसर्च असिस्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने काफ़ी देखा है यूके में कि एक बंदा जो है वो पीएचडी की ग्रेजुएशन के पास है, उसको ग्रेजुएशन उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई अभी, वो थीसिस लिख रहा है या उसने थीसिस लिख लिया है, still you can go as a research assistant and research associate. It's possible. I have done it. I think you have also done it, right? Yeah. या तो इस केस में ये होता है कि आपको थोड़ा-सा पीएचडी के एंड में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपने थीसिस पे फ़ोकस करने के लिए या राइट अप करने के लिए, और आपको एट लीस्ट जो है वो साइड से आपकी इनकम जो भी है आपको पैसे मिल रहे होते हैं, क्योंकि आप रिसर्च असिस्टेंट हैं, रिसर्च एसोसिएट हैं, और उसकी बेस पे आप ग्लोबल टैलेंट में शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अभी स्टूडेंट वीज़े पे हैं, ठीक है, और 3rd ईयर है आपका पीएचडी का, आप थीसिस के पास हैं, ठीक है। एक बात तो ये कन्फर्म है कि आप you can search for a company job, industry job, right? But you can also go for these research assistant, research associate level jobs, ठीक है? जो आपको टाइम देंगी थीसिस लिखने में, प्लस आपको इस तरह एलिजिबल बना देंगी ग्लोबल टैलेंट रूट पे जाने के लिए, ठीक है? अगर आप इंडस्ट्री में भी जाते हैं तो यू कांट गेट ग्लोबल टैलेंट, सो एकेडेमिया बेसिकली आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है ग्लोबल टैलेंट में इजीली शिफ्ट होने का, ठीक है? और 3 इयर्स या 5 इयर्स में जो है वो आपकी आईएलआर लेने का, आई थिंक दैट इज़ द शॉर्टेस्ट route, I will say 3 years. You can get ILR and then you can switch to any other job, or you can do multiple jobs. Like, opportunities are endless. Okay, then I will say let's move to the fourth option, which is the standard peer review path. Um, अगर जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप पहले 3 पाथ से या 3 रूट से आप एलिजिबल नहीं हैं, आपके पास कोई भी पोज़ीशन नहीं है, किसी भी यूके प्रोफ़ेसर ने आपको पोस्ट डॉक नहीं दी, रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है? एंड यू स्टिल वांट टू कम टू यूके, you still have the opportunity, right? You can submit your profile to the endorsement bodies like Royal Society, British Academy, Royal Academy of Engineering based on your profile. एंड वो अगर आपको इंडोर्स कर देती हैं, देन यू कैन कम टू द यूके। सो नाउ आई विल गो बैक टू उमैर। हमें डिटेल में बताएं कि ये एक्चुअल में है क्या स्टैंडर्ड पीयर रिव्यू पाथ? बेसिकली आई थिंक ये उन लोगों के लिए है जो कि इस तरह आपने बताया कि जिनको ना जिनको कोई फेलोशिप नहीं मिली या कोई जॉब नहीं मिली, ठीक है, तो किस तरह इवन के इफ यू इन द यूके या आउटसाइड ऑफ यूके, तो इसमें ये है कि जिस तरह आप यू नो थिंक अबाउट इट कि जिस तरह आप पेपर सबमिट कराते हैं ना, आपकी एप्लीकेशन पीयर रिव्यू होती है, इसी तरह इस कैटेगरी में आपकी एप्लीकेशन एक पीयर रिव्यू होती है इंडोर्समेंट बॉडी से। आप अपने सारे एविडेंस सबमिट कराते हैं, दे विल जज योर एप्लीकेशन एंड सी दैट इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट इंडोर्समेंट और नॉट। तो इसमें ये होता है कि इसमें भी 2 कैटेगरीज़ होती हैं। एक उन लोगों के लिए जो कि अपने करियर में अर्ली हैं, उनको कहते हैं एक्सेप्शनल प्रोमिस, एंड देन पीपल हू आर एट मोर एडवांस स्टेज, दे आर लाइक एक्सेप्शनल टैलेंट, ठीक है? तो
एक्सेप्शनल प्रॉमिस में बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन एंडोर्समेंट बॉडी आपको जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ये हैं कि आप यू मस्ट बी एन एक्टिव रिसर्चर इन द फील्ड, ठीक है? आप कौन अभी भी आप एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? अपनी फील्ड के अंदर आपके पास पीएचडी डिग्री है, ठीक है? उसी फील्ड के अंदर अम, और उसके बाद आप आपके पास अ, कितना रिसर्च एक्सपीरियंस है, ठीक है? अम, थर्ड क्या है कि आपके पास एक पर्सनल रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए, जो कि किसी ऐसे बंदे से हो जो कि यूके पे बेस्ड हो, जो कि आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा, अपने अपना रिकमेंडेशन देगा, और जो कि आपकी फील्ड और अपने काम से जो है ना उससे फेमिलियर होगा, ठीक है? प्रोफेशनल लेवल का बंदा दे सकता है ये रिकमेंडेशन? आई यू थिंक थिंक? प्रोफेसर, या एग्जैक्टली प्रोफेसर लेवल के बंदे दे सकते हैं। और उसके बाद जो है और वो बंदा जो है वो बेसिकली आपको कोई जो वो बंदा ऐसा हो कि जो आपकी लैब में हो या आपकी अपने आपके डिपार्टमेंट में हो सकता है, आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है? जो कि आपका काम से बिल्कुल फ़ेमिलियर हो और इज़ कंसिडर्ड टू बी अ लाइक रेलेवेंट लीडर इन द फील्ड, ठीक है? उसके बाद जो चौथा कैटेगरी है जो कैटेगरी है उसमें ये है कि आपकी रिसर्च फेलो आपको मिली हो या आपको कोई इंटरनेशनल फेलोशिप मिली हो। अ, उसके बाद जो है मतलब जो है ना मतलब आपको ये कि जॉब ऑफर भी हो सकती है यूनिवर्सिटी से, वो भी इस कैटेगरी में मीट मीट करती है। तो ये कैटेगरीज़ जो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि आपको कोई आरए मिल गई है, तो हुँ, या हुँ। हालाँकि वो आरएशिप या फेलोशिप जो भी है, वो बेसिकली fall नहीं करती, even though doesn't fall into that, but you can still apply through peer review. हुँ, 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 हुँ। आई थिंक ये जो इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें आई थिंक इसमें मेजर जो मुझे लग रही है, वो ये है कि आपको अगेन कोई प्रेस्टिजियस पोज़ीशन मिली हो आउटसाइड ऑफ यूके और इनसाइड ऑफ यूके, राइट? डज़न्ट रियली मैटर कि अगर आपको इनसाइड मिली है या आउटसाइड मिली है, बेसिकली आपके पास वो पोज़ीशन होनी चाहिए। अगर इंडिया, पाकिस्तान में आपको आई थिंक कोई इस तरह की कोई विदिन कंट्री कोई नेशनल टाइप फेलोशिप मिली है, I think still you can show that that is a prestigious fellowship and No, you can. I think for is the UK based research fellowship, or I mean depending about I'm not sure exactly international fellowship, हुँ, हुँ। लेकिन इंटरनेशनल फेलोशिप को भी वो जज करेंगे हुँ, 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 हुँ। कि जो यूके बेस की तो उनको पता है, ठीक है? हुँ, हुँ। लेकिन एक इंटरनेशनल फेलोशिप को वो जज करेंगे हुँ, एंडोर्समेंट बॉडीज कि क्या ये वाकई इक्विवेलेंट स्टैंडिंग की है कि नहीं, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अम, तो मतलब लेट्स से कि अगर आपको लेट्स से कि अगर आपको कोई फेलोशिप मिली है इवन बाहर में भी ना, जैसा आपने बताया, तो हुँ, यू हुँ। कैन स्टिल लाइक अप्लाई टू सी इफ दैट फेलोशिप एक्चुअली मैचेस द यूके एंडोर्समेंट बॉडी। हुँ, तो हुँ, हुँ। लेट्स से if you're applying in like you got a fellowship in South Korea or in Japan or any other country, तो हुँ। आपको वो फेलोशिप आप दिखाएँ कि यार मुझे ये फेलोशिप मिली है, और वो ऑफ कोर्स दे वुड जज यू ऑन दैट कि हाउ प्रेस्टिजियस इज़ दैट, हाउ गुड इज़ दैट। अगर इसमें सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, अगर इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तान को देखें, एचईसी, एचईसी की अगर स्कॉलरशिप मिली हुई है या फुलब्राइट मिला हुआ है या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मिला हुआ है कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या मैक्स्ड जापान का मिला हुआ है, इस तरह के आई थिंक प्रेस्टिजियस जो स्कॉलरशिप्स हैं, आई थिंक उनको आप बेस एटलीस्ट बना सकते हैं, एटलीस्ट चेक करने के लिए बिकॉज़ दे आर ऑल प्रेस्टिजियस या स्कॉलरशिप। आई मीन ऑफ कोर्स आई थिंक यानी कि अगर आपको पीएचडी लेवल पे आई थिंक इफ हुँ, यू गॉट सम प्रेस्टिजियस फेलोशिप और एडवांस रिसर्च पोस्ट, ठीक है? हुँ, हुँ। लेकिन लेकिन दिस इज़ पोस्ट पीएचडी। पोस्ट पे डेफिनिटली, या Yeah, it's not PhD. So हुँ, even हुँ, KGSP, they are there for PhDs and stuff. But हुँ, you have to have like after PhD. हुँ, हुँ, लेकिन कुछ ना बेसिकली यहाँ पे ये है कि कुछ एंडोर्समेंट बॉडी वो तब एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं जब आपको तकरीबन 8 साल आपको हुए हुए हों पोस्ट पीएचडी, ओह! डिपेंडिंग अपॉन promise. This is from promise application कि at हुँ, least at 8 years you have been in that field. हुँ, हुँ, There हुँ, are many people actually जिनको पीएचडी किए हुए कितने अरसा हो गया और दे आर डूइंग पोस्ट डॉक्स and
research fellowships in other countries. For Mhm. them, they are actually eligible in that case. और इसमें जो दूसरी कैटेगरी है एक्सेप्शनल टैलेंट की ना, अम, उसमें ये है कि आप बेसिकली उसमें भी यही है कि मतलब आपके एलिजिबल क्राइटेरिया हो, ठीक है। एक तो ये है कि अगर आपने एक्सेप्शनल प्रॉमिस में है ना पहले से मौजूद, तो यू कैन स्विच टू एक्सेप्शनल टैलेंट कैटेगरी, ठीक है। हुँ, आप दूसरा ये है कि आप किसी मेंबर हों किसी किसी प्रेस्टिजियस लाइक एक फॉरेन एकेडमी के, फॉर एग्जांपल लाइक के कोई वहाँ की बाहर की जो है कोरिया और जापान की उसकी जो फंडिंग बॉडी है, या उसकी किसी के मेंबर हो, ठीक है। थर्ड ये है कि आपको कोई कोई अवार्ड मिला हो, ठीक है, इंटरनेशनल रिकग्नाइज प्राइज मिला हो, या आप यूके में किसी किसी लोगों का पर्सनल रिकमेंडेशन लेटर, जो कि सीनियर मेंबर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वाइस चांसलर और चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो वो बेसिकली आपको इंडोर्स करे। हुँ, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द अदर पाथ which is 3 years पाथ, हुँ, जो कि एक्सेप्शनल टैलेंट है। तो सही, आई सही। थिंक इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं कि अगर आप आई थिंक ऑन द लेवल ऑफ पीएचडी है, देन यू कैन गो फॉर एक्सेप्शनल प्रॉमिस। अगर आप मोर योर एडवांस के प्रोफेसर लेवल पे हैं, ठीक है, देन यू गो फॉर एक्सेप्शनल टैलेंट कैटेगरी। लेकिन हुँ, इनकी सबसे सबसे जो बड़ी बात है कि यू डोंट नीड टू हैव अ जॉब। तो ये उन लोगों के लिए है कि जो कि किसी और कंट्रीज में बैठे हुए हैं और उनके पास जॉब नहीं है, दे हैव पीएचडीज और प्रोफेसर लेवल जॉब्स, असिस्टेंट एसोसिएट और ऊपर की लेवल की, तो देन दे कैन apply to these categories, and they don't need to have a job, and you can come in the UK, find a job. You don't need to apply, you don't need to get any sponsorship to find the job, so it's very easy for them. एग्ज़ैक्टली दिस इज़ अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट यू मेंशन्ड। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा इस प्रोसेस में, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी एक फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेज 1 की एंडोर्समेंट फी है सर्टेन, ठीक है? आई थिंक £456 आई थिंक समथिंग लाइक दैट। सिंपल आपने एक एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है? अगर आपकी एप्लीकेशन वो सक्सेसफुल हो जाती है, यू कैन गेट इवन अ 5 इयर्स वर्क वीज़ा इन यूके and that work visa will not tie to any specific job. Yeah. You can do multiple job, and I don't think any other country is going to give you such kind of opportunity. अगर आप फॉर एग्जांपल किसी दूसरी कंट्री में पॉइंट बेस्ड सिस्टम में जाते हैं, स्टिल राइट यू नीड टू वेट अ लॉट, right? You have to provide a lot of documentation for that. You need to pass every step to go through, and eventually get your visa. And then again, you are not sure कि आपको जो PR है वो exactly उस टाइम फ्रेम के बाद मिलेगी या नहीं आपके सारे डिपेंडेंट को। इस केस में इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको अगर आप कुछ भी आपके पोजीशन नहीं है, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, ठीक है, यू कैन गो विद योर एक्सेप्शनल प्रॉमिस और एक्सेप्शनल टैलेंट। If you have more experience, simply go for exceptional talent. If you have less experience, go with exceptional promise Mm. और अपनी endorsement application submit करें और ट्राई योर लक। क्योंकि इसमें ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल किसी मिडल ईस्टर्न कंट्री में बैठे हैं या किसी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में बैठे हैं और एंड यू आर डूइंग पोस्ट डॉक एंड यू हैव गुड पब्लिकेशन रिकॉर्ड एंड यू वांट टू कम टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट रूट, आई विल और से। सेकंड ये है कि जब आप लेट्स से कि यू गेट दिस यू नो 3 5 years 3 years, ठीक है, तो आप आते हैं ना, तो यू कैन वर्क इन स्टार्ट वर्किंग इन इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री आपको स्पॉन्सर देती नहीं है नॉर्मली, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द इंडस्ट्री जॉब्स। तो यू कैन कम एंड शो देम योर लाइक वर्क, यू आर एलिजिबल टू वर्क, एंड देन यू कैन फाइंड जॉब्स इन इंडस्ट्री, you know. एग्जैक्टली। So I think this is like an alternative route to actually come, and especially for people who are not in the UK. I mean, actually, if you are in the UK, you आपने PhD पूरी की है। I have a friend जो कि आर ए पे था, ठीक है। ही वाज जस्ट लाइक अस, उसको आर ए शिप मिली हुई थी और साथ में वो पीएचडी भी कर रहा था बेस्ड ऑन सम अदर फंडिंग बॉडी। तो उसने आफ्टर पीएचडी उसने अपने आर ए शिप का एक्सपीरियंस दिया, and then he got peer reviewed global talent। तो इसी तरह I know a person who was associate professor in Korea or that level,
तो उसने जो है अपने किसी कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, ऑफ कोर्स उसको ग्रांट्स मिली हुई थी कोरिया में, और उसने अपने किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ से यूके में रिकमेंडेशन लेटर्स लिया किसी एग्जेक्टिव बंदे से यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड देन ही गॉट ग्लोबल टैलेंट बाय इवन सिटिंग इन कोरिया विदाउट एवर कमिंग टू यूके. Hmm. So this is like basically this is a route for people who are educated, who are PhD levels and post PhD levels. You can easy. I think this is very these days. It's very easy for people of that caliber to come in the UK and work and get a PR very quickly. Otherwise, the biggest problem in the skilled worker route के अंदर ये होता है कि you have to wait for like 5 years, and then you have to find continuous residence for 5 years, and you have to find sponsorships, and then you Hmm. have to apply for visa again and again and again, and then that's very costly. आपने Very. जॉब चेंज किया, आपने वीजा चेंज किया फ्रॉम स्क्रैच. Hmm. तो यहाँ पे ये है कि बेसिकली आप एक ही वीजा है, दोबारा चेंज भी नहीं करना. ठीक है, सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, यू कैन स्विच जॉब एनी टाइम, यू कैन एक्सटेंड वीजा एज वेल. तो Hmm. दैट्स वेरी. इसमें 2 पॉइंट ऐड करने हैं। पहला पॉइंट मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सेप्शनल प्रॉमिस में सोच रहे हैं अप्लाई करने का एंड यू हैव मेबी 3-4 इयर्स पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस, कीप इन माइंड कि जो आपका पीएचडी का ड्यूरेशन है वो आपका एज़ एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, ठीक है? कीप इट इन माइंड। और जो दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको एक दफ़ा एंडोर्समेंट मिल जाती है एंड यू हैव जस्ट चूज़ टू डिसाइड, मतलब आपने डिसाइड किया है कि आप 3 साल का या 2 साल का वीज़ा लेना चाहते हैं ग्लोबल टैलेंट का एंड यू वांट टू एक्सटेंड, यू डोंट नीड टू गो बैक अगेन फॉर एंडोर्समेंट। आपके पास वो एंडोर्समेंट रही है, अगर आप उन्होंने विथड्रॉ नहीं की रेलेवेंट एंडोर्समेंट बॉडी ने, तो आपको एंडोर्समेंट दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यू कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर स्टेज 2 एंड गो फॉर योर एक्सटेंशन अगेन। बट यूजुअली अगर आप आ रहे हैं देन यू शुड सेलेक्ट द मैक्सिमम ड्यूरेशन which is whichever is based on your circumstances is possible. तो उसमें जो है एक्सपेंसेस थोड़े से डिफरेंट आएंगे जो कि हेल्थ सरचार्जेस से रिलेटेड है। आई थिंक वी हैव अ क्वेश्चन टू डिस्कस इट, राइट? Yeah, we do have. We're gonna go to the stage 2. So ऐसे जिस तरह हमने पहले बताया कि स्टेज 1 में ये जो 4 पार्ट्स हमने कवर किए हैं, this is stage 1. Once you get an endorsement from these endorsement bodies, किसी भी पाथ से, पाथ 1 2 3 4 से, तो then the stage 2. Stage 2 is very simple. Basically आपने क्या करना है कि you get an endorsement. आपने वो endorsement की कॉपी होम ऑफिस की एप्लीकेशन पे यूके में सबमिट करानी है, and then you're guaranteed the visa. Once you're got endorsement, you are basically guaranteed the visa. यहाँ पे आपको सेकंड स्टेज में आपको बस दोबारा से एक फॉर्मल एप्लीकेशन डालनी है अपनी endorsement के साथ, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपनी फीस पे करनी है, and then you're done. You'll get the visa, within, depending upon 1 month or 2 months, maybe even quicker. So that's the stage 2. Stage 2 is basically online application once you get an endorsement. और stage 2 is actually visa process. ठीक है, कि आपको वीजा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो एक ऑनलाइन लिंक होता है होम ऑफिस की वेबसाइट पे, आपने वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, एंड देन यू गेट द डिसीजन, एंड यू गेट योर रेजिडेंस कार्ड posted to your home address. So that's a stage 2. It's very simple. तो ये इस तरह 2 पाथ होते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2. तो बेसिकली जैसे हमने पहले बताया कि स्टेज 1 इज नॉट कनेक्टेड टू स्टेज 2. ठीक है, होम ऑफिस वुडंट नो दैट हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बीन अप्लाइंग फॉर एंडोर्समेंट, कितनी रिजेक्शंस आई हैं, कहाँ से आपने अप्लाई किया हुआ है, दे वुडंट नो. लेकिन अगर आपकी आपकी स्टेज 1 रिजेक्ट हो जाती है, you can prepare your application much better and apply again, right? But stage 2 is actually the second process, कि आप अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो देन यू आर एक्चुअली रिजेक्टेड, देयर इज इन रिकॉर्ड्स दैट आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी कि यू डोंट फियर कि यार मेरी स्टेज 1 एंडोर्समेंट नहीं मिली तो मुझे रिजेक्शन आ जाएगी मेरे वीजा पे या मेरे पासपोर्ट पे. दैट्स नॉट द केस. This is very good. Actually, some people, like they get scared कि यार मेरे वीजा पे, पासपोर्ट पे रिजेक्शन आ जाएगी, so then I will not be considered good for like any other country, because when you apply to UK or any other country for any visas, they ask you that from you आपका कहीं से वीजा रिजेक्ट तो नहीं हुआ.
तो आई थिंक दैट्स अ वेरी बैड थिंग, लेकिन दैट्स अ गुड थिंग इन दिस केस के आपको ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। हुँ, इसमें मैं ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप स्टेज 2 में जाते हैं, आपको एंडोर्समेंट मिल गई होती है, तो स्टेज 2 में जाके बेसिकली यू आर इन कॉन्टैक्ट विद होम ऑफिस, ठीक है? जो कि बॉर्डर रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपके बायोमेट्रिक्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो लेता है, ताकि आपने एंट्री-एक्सिट जब करना है कंट्री में, तो आपके पास जो है वो स्पेसिफिक यू नीड टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना। तो स्टेज 2 में आप कंसेंट देते हैं कि होम ऑफिस कैन कॉन्टैक्ट द एंडोर्समेंट बॉडी टू वेरीफाई कि आपको ये मिला है या नहीं, ठीक है? उधर आप कंसेंट देते हैं। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव अप्लाइड टू द एंडोर्समेंट बॉडी डज़न्ट मैटर, एज़ लॉन्ग एज़ यू गेट द एंडोर्समेंट। तो इस केस में ये जो पूरा प्रोसेस है, इट्स अ वेरी क्विक प्रोसेस, क्योंकि स्टेज 1 का प्रोसेस टेक्स 14 डेज़ और जो है स्टेज 2 का प्रोसेस उसमें सिंपल जो होम ऑफिस का अगेन डिपेंड ऑन बैकलॉग, बट जो है ये ग्लोबल टैलेंट हमने जो ऑब्जर्व किया है, इट्स वेरी क्विक अगेन 2-3 वीक्स मैक्सिमम इट विल टेक। डिपेंड अगेन योर अपॉइंटमेंट एक्चुअली। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा की है, अगर उनके पास अपॉइंटमेंट ही नहीं है, दैट्स अनदर थिंग। अगर उनके पास अपॉइंटमेंट फॉर एग्जांपल अगले दिन की है, ठीक है, आप जाएँ तो आपका जो है वो वीज़ा जो हमने ऑब्जर्व किया अभी तक वो 3-4 वीक के अंदर-अंदर आ जाता है ग्लोबल टैलेंट का। हुँ। सो ओवरऑल पीपल बीन आस्किंग कि कितनी एप्लीकेशन कॉस्ट होती है। आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज़ दैट ओवरऑल टेक्स अराउंड £623 टू टू एक्चुअली apply for stage 1 and stage 2. £456 is for stage 1 for main applicant. अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं तो आपको स्टेज 1 में £456 देने हैं, और सेकंड स्टेज पे £167 स्टेज 2। अगर आपके साथ डिपेंडेंट्स और एक डिपेंडेंट के £623 होंगे, दैट्स ओनली एप्लीकेशन फी। ठीक है, उसके मैं बाद एक ऐड आता करना है चाहता हूँ। हुँ, हुँ, उसके बाद आता है हेल्थ सरचार्ज एग्ज़ैक्टली। बेसिकली। हाँ, हाँ, So हाँ। health surcharges के आपका फॉर ईच नंबर ऑफ इयर्स, अगर लेट्स से अगर आप अगर आप लेट्स से यू आर सिंगल एप्लीकेंट, ठीक है, सिंगल एप्लीकेंट है, तो आपने अप्लाई किया है 3 साल के लिए, ठीक है, तो 3 साल के लिए सबसे पहले तो आपकी एप्लीकेशन फीस होगी जो कि £623 होगी, ठीक है। उसके बाद आपका हेल्थ सरचार्ज होगा। हेल्थ सरचार्ज पर ईयर विल बी £624. So that will be like 624 multiplied by 3 plus 623 for application. So for a single applicant, that's like that will cost for 3 years. अगर आप 5 साल के अप्लाई करते हैं तो हेल्थ सरचार्ज होगा 624 multiplied by 5 plus 623. That's how much is going to cost for like 5 years. हुँ, अगर आपके एक डिपेंडेंट है, वाइफ है, अगर आपके बच्चे हैं, तो हर बच्चे का अलग-अलग, हालाँकि जो आपके अगर जो जो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18, उनके लिए हेल्थ सरचार्ज होगा 470, ठीक है? लेकिन एडल्ट के लिए 624 है। सो आई थिंक डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली साइज़ एंड हाउ लॉन्ग यू आर गोना अप्लाई, तो ये हेल्थ सरचार्ज जो है बेसिकली इससे आपकी कॉस्ट चेंज होती है। हुँ, हुँ, हुँ। और जो आपका एप्लीकेशन डिसीज़न है वो बेसिकली आपके डिपेंडेंट अगर आपके एप्लीकेशन में कोई डिपेंडेंट है उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा होता, नो, नेवर, नेवर। ठीक है? आप सिंपल जितने मर्ज़ी जो हैं आपके बच्चे हैं अगर ठीक है आप उनको एप्लीकेशन में पुट कर सकते हैं बट यू नीड टू पे द कॉस्ट ऑफ हिज़ as एप्लीकेशन। long as long as the main applicant have an endorsement, हुँ, ठीक हुँ, है, and they have paid all the fees, uh, you know जितने मर्जी डिपेंडेंट्स हैं, of course like the only dependent is like is the wife and like children, हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ, हुँ, तो you can apply for हुँ, the हुँ। visas 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो अगर आप देखनी है कि कॉस्ट जो है ना कितनी कितनी आपको पड़ेगी। और इसमें ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल रिजेक्ट हो जाती है, स्टेज 2 की एप्लीकेशन व्हिच इज़ रेयर, वेरी रेयर, ठीक है? इन Yeah, जनरल बात कर रहा हूँ अगर हो जाती है, मैंने अभी तक नहीं सुना किसी की रिजेक्ट हुई हो। तो जो आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है वो रीइम्बर्स नहीं होती, आपकी जो हेल्थ सरचार्जेस फ़ी है वो रीइम्बर्स हो जाती है आपको, वापस मिल एग्जैक्टली, जाती एग्जैक्टली ये होता है, हेल्थ सरचार्ज आपकी रीइंबर्स हो जाती है। तो आई थिंक आपको आप ये कंसीडर करना चाहिए कि लेट्स से अगर जो जो लोग यूके के अंदर है ना,
उनको फॉर एग्जांपल मेरे केस में ये था कि आई हैड टू मेक अ डिसीजन कि शुड आई अप्लाई फॉर 5 इयर्स और 3 इयर्स, ठीक है? और शुड आई इवन अप्लाई फॉर 1 ईयर, ठीक है? क्योंकि मैं 1 साल के लिए भी अप्लाई, क्योंकि मेरे मुझे सिर्फ 1 दिन चाहिए था एलिजिबिलिटी के लिए। हुँ, मिनिमम बिकॉज़ मेरे 3 साल पहले से पूरे थे, ठीक है? तो इफ आई हैड द ऑप्शन टू अप्लाई फॉर ग्लोबल टैलेंट फॉर 1 डे, आई वुड हैव डन सो टू सेव द कॉस्ट। लेकिन मिनिमम 1 साल का था, ठीक है? लेकिन आई हैड टू कंसीडर माय डिपेंडेंट्स, क्योंकि मेरे डिपेंडेंट का जो टाइम था 5 इयर्स का, वो पूरा, क्योंकि ग्लोबल टैलेंट में ये होता है कि मेन एप्लीकेंट को तो मिल जाती है 3 साल में या 5 साल में, जो डिपेंडेंट्स हैं उनको 5 साल में ही मिलती है। दे हैव टू लिव इन द यूके फॉर 5 इयर्स। तो मेरे केस में ये था कि मेरे डिपेंडेंट्स को एटलीस्ट 3 साल चाहिए थे, ठीक है? टू 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 बी एलिजिबल फॉर आईएलआर। तो मैंने बजाय इसके कि मैं 1 साल के अप्लाई करता अपने लिए, खुद तो मैं परमानेंट रेज़िडेंस ले लेता, लेकिन 1 साल बाद दोबारा उनके मुझे अप्लाई करना पड़ता, ठीक है? तो मैंने उसी में उनके कवर करा लिए फॉर फॉर दैट केस कि मुझे अपने लिए अपने पैसे मैंने वेस्ट गए, क्योंकि 3 साल का मैं अप्लाई किया और मुझे 1 दिन के लिए चाहिए था, तो वो मुझे तकरीबन 2 साल और 11 महीने और 29 दिन मेरे वेस्ट गए, और सारी वो जो फीस है, वो वापस भी नहीं आई। उन्होंने मुझे नहीं वापस किया, इवन के इवन के हेल्थ चार्ज भी वापस नहीं किया मुझे। दे विल नॉट डू हाँ, अगर आप खुद डिसाइड करते हैं बाद में, हाँ, ठीक है? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीज़ा एप्लीकेशन सक्सेसफुल हाँ, हो गई है और आप कहते हैं कि मैंने यूके नहीं आना या मैं कहते हैं मैं थोड़ी देर रह के वापस चला गया हूँ, ठीक हुँ। है? दे डोंट रिटर्न इन देखो, दिस। तो एटलीस्ट आई हैव गॉट, उन्होंने मुझे वापस नहीं किया, लेकिन फॉर दैट केस आई सेव्ड मनी बाय मैं अपने डिपेंडेंट्स को कवर कर लिया। सो हुँ, नाउ आफ्टर दैट दे आर कवर्ड इन दैट डिपेंडेंट कैटेगरी ऑफ ग्लोबल टैलेंट, और आफ्टर दैट दे विल बी एलिजिबल टू डायरेक्टली फॉर आईएलआर, हुँ, ठीक है? हुँ। तो ऑफ कोर्स देयर इज गोना बी लाइक कॉस्ट सेविंग। आपको देखना है कि किस स्ट्रेटजी पे आपके पैसे ज्यादा बचेंगे, ठीक है? दैट्स द केस। आई एग्री आई थिंक दिस इज़ अ गुड एग्ज़ाम्पल क्या आपको ओवरऑल पिक्चर देखनी चाहिए अपने सारे सिनेरियो की, ठीक है? अगर आपके साथ फैमिली है, व्हाट इज़ बेस्ट इन जनरल फॉर ऑल द मेंबर्स और उसके बाद जो है कॉस्ट वाइज़, ठीक है? अगर आप सिंपल जर्नल टियर 2 वर्क वीज़ा पे आते हैं ना, इट्स वेरी कॉस्टली, इट्स डबल एक्चुअली, ठीक है? और जब आपने दोबारा एक्सटेंशन करवानी होती है, यू नीड टू पे द सेम अमाउंट अगेन। In Hmm. this case, the visa application I think is just 256 pound, right? Yeah. Something like तो नहीं, आई आप थिंक वीज़ा एप्लीकेशन में ओवरऑल लाइक इज़ 623 पाउंड्स। हुँ, हुँ। एंडोर्समेंट के 400 समथिंग है, और जो है ना एप्लीकेशन के 100 समथिंग। नहीं वो तो ठीक है ना कि अगर आपको एक दफ़ा एंडोर्समेंट मिल गई, यू डोंट नीड टू गेट एंडोर्समेंट अगेन ना। तो लेकिन एंडोर्समेंट आफ्टर यू गेट एंडोर्समेंट यू हैव 3 मंथ्स हुँ, हुँ, टू हुँ। अप्लाई फॉर स्टेज 2। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर एक्सटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपने एक्सटेंड करवाना है, इन केस कि आपका रूट जो है वो 3 साल का नहीं है, 5 साल का है, ठीक है? आपने अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना है। यू डोंट नीड टू गो बैक टू एंडोर्समेंट बॉडी अगेन। यू कैन सिंपली पे द मिनिमम अमाउंट ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन एंड यू कैन डू। अगर हम जर्नल टियर 2 में देखें, आपको फुल एप्लीकेशन फ़ी ही आपकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो अगेन डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी आई थिंक ट्रिपल है या आई थिंक 5 टाइम्स ज़्यादा आई थिंक सो समथिंग लाइक दैट। तो जनरल कैटेगरी से ग्लोबल टैलेंट की जो कैटेगरी है वो इकोनॉमिकल है वीज़ा एप्लीकेशन की। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एवरी सेकंड ईयर अगर आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा रहे हैं, देन यू आर पेइंग अ बिग चंक ऑफ योर मनी जस्ट फॉर वीज़ा पर्पसेस ठीक है। और अगर आप लेकिन उसमें ये है डिपेंडेंट हैं कि हुँ, हुँ। जिस तरह आपने बताया कि इंडिया ना एंडोर्समेंट नहीं चाहिए, ठीक है? लेकिन ये है कि वो दे विल चेक के होम ऑफिस विल चेक कि एंडोर्समेंट बॉडी हैवंट एक्चुअली कैंसल्ड योर एंडोर्समेंट। दैट्स द पॉइंट आई मेंशन अर्लियर हाँ, राइट हाँ, कि आपका जो है वो एंडोर्समेंट बॉडी ने अगर आपकी एंडोर्समेंट खत्म नहीं की, ठीक हुँ। है? या कोई मतलब उसको रिवोक नहीं किया डिसीजन को, यू आर स्टिल go for extension on that endorsement. But और I दे विल think आल्सो आस्क फॉर आपकी जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और Mhm. योर सैलरी स्लिप, यानी कि अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, तो यू हैव Mhm. टू प्रोवाइड दैट एविडेंस कि यू हैव बीन वर्किंग इन द यूके।
and you were Yeah, earning actually, you need yeah, to provide that, yeah, yeah. evidence actually. If you are But not that's very earning, cheap. you It's can't. still cheap. Like you have to only apply for that Mhm. like application, not to not. But then again, then you have to apply for health surcharge fee. Yeah, that for sure. Like for example, if you want to enjoy the National Health Service of UK, which they say is free service, you need Yeah. to. If you Like want to, that's you pay the benefit. only saving that you will get is around 400 and something pounds. एग्जैक्टली Yeah, एग्जैक्टली बट अगेन इसको मल्टीप्लाई करो ना कि अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा हैं, ठीक है, देन इट बिकम अ बिगर चंक. yeah, ओके, लेट्स मूव टू द. yeah. I think we covered the extension as well. I think extension में ये आपको consider करना चाहिए कि how long you have been आपको eligible आयदा के लिए कितना कितना टाइम चाहिए उसके उसके मुताबिक आप जो है ना एक्सटेंशन के अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर आपको यू नो अगर आप शुरू में अप्लाई कर रहे हैं आपको तो 3 साल चाहिए, आपकी फैमिली को 5 साल चाहिए, तो देन इन दैट केस यू बेटर गो फॉर 5 years बिकॉज यू कैन सेव मनी थ्रू दैट। ठीक है। तो ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए। ऑफ कोर्स इट्स कॉस्टली बट देन यू आर एक्चुअली सेविंग द कॉस्ट बिकॉज अगर 3 साल बाद दोबारा अप्लाई करते हैं तो देन दे विल गिव यू लाइक मिनिमम 3 years मोर, सो एक्स्ट्रा 1 साल की फीस आप ज़्यादा दे रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। ठीक एग्जैक्टली. है। तो विच इज़ अ लॉट इफ यू हैव मोर डिपेंडेंट, सो आई थिंक सेकंड ये है कि डिपेंडेंट्स एज यू आल्सो मेंशन के डिपेंडेंट्स में डिपेंडिंग अपॉन योर डिपेंडेंट्स आपकी वीज़ा कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और कितने साल के लिए अप्लाई करना है। तो ये चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए कि कि किस स्ट्रैटेजी पे आपके पैसे ज़्यादा बचेंगे। ठीक है। तो आई थिंक दीज वर द पॉइंट्स एंड द फाइनल पॉइंट इज दैट वी हैव टू डिस्कस इज द indefinite leave to remain, which I think we discussed a lot. uh, so basically, I think like if you अगर एक्सेप्शनल टैलेंट पे है, ठीक है, तो 3 साल में आपको मेन एप्लीकेंट को सिर्फ मेन एप्लीकेंट को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगी या यूके पीआर मिलेगा, सेटलमेंट मिलेगी। um, लेकिन फैमिली को दे विल बी स्टिल अ ग्लोबल टैलेंट डिपेंडेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम इफ दे डोंट स्विच अंडर यू डिपेंडेंट फॉर न्यू। तो अगर लेट्स से कि अगर आपने मेरे केस में था कि मैंने जब ग्लोबल टैलेंट में स्विच किया था तो मैंने 3 साल के अप्लाई किया था। ठीक है। टू मेक श्योर कि माई डिपेंडेंट्स आर कवर्ड इन दैट 5 ईयर अम्ब्रेला के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ 1 दिन का चाहिए था, तो देन आई अप्लाइड फॉर 3 years एंड माई ऑल दैट कॉस्ट फॉर हेल्थ सरचार्ज इन माई केस gone to drain. They did not return me a single amount, and then I quickly switched to global talent, indefinite leave to remain. For that, I have to pay extra money, which is like around how much? 3,000? आई थिंक मोर देन 2000, आई थिंक सो. हाँ, तो मेरे केस में ये था कि जब मुझे ग्लोबल टैलेंट मिला तो मैंने अप्लाई किया इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। सो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ये होती है कि पीआर इन परमानेंट रेजिडेंस होती है। उस केस में जो मैंने अपने वीज़ा ग्लोबल टैलेंट दिखाया, उनको ये बताया कि अपनी सैलरी स्लिप्स दी। ठीक है। और 2-3 डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के। डू यू रिमेंबर व्हिच डॉक्यूमेंट्स? आई फॉरगॉट द डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू। डॉक्यूमेंट मैंने अभी क्विकली गूगल किया है, तो जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन एप्लीकेशन फी है ना सिर्फ यूके के अंदर, वो है 2389 पाउंड्स. दैट इज नॉर्मल। जस्ट एप्लीकेशन नॉर्मल फी विदाउट बुकिंग एन अपॉइंटमेंट. अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, ज़ाहिर बात है आपको बायोमेट्रिक देने हैं अगेन से, ठीक है, आपकी पिक्चर होगी, उसके लिए आपका जो अपॉइंटमेंट फी है वो अलहदा से आपको देनी पड़ेगी. नहीं, but some are free actually. फॉर You मी can, दे चार्ज्ड मी. yeah, I mean, I think they charge me as well, but actually you can find free apartments as well. Like if sometimes. आई डोंट नो दैट. Yeah. ओके, ओके. और इसमें जो मेजर डॉक्यूमेंटेशन जो मुझे लगी वो ये थी कि आपका जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट की है, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तो आपकी डिग्री से पूरी हो जाती हैं. यू डोंट Mm, नीड टू टेक अ टेस्ट. और इसमें जो मेजर अदर रिक्वायरमेंट थी वो थी कि आपके पास आपका टेस्ट पास होना चाहिए. उसको कहते हैं लाइफ इन यूके टेस्ट. ठीक mm, है. यू नीड टू बुक दैट टेस्ट. उसकी पता नहीं कोई 20-25 पाउंड बुकिंग फी होती है. और वो टेस्ट पास होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए. दैट इज़ द आई विल से द अदर रिक्वायरमेंट यू नीड टू प्रोवाइड.
बाकी सिंपल आपकी बैंक स्टेटमेंट्स आई थिंक, और इतना जो है मेजर रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर आपने अपना पूरा ड्यूरेशन पूरा किया हुआ है ना, आपने अपने पासपोर्ट की सारी पिक्चर्स वगैरह जो भी आप इन एंड आउट हुए हैं, वो सारी डिटेल चाहिए आपको। बेसिकली आई थिंक होता है ऐसे कि आप 1 साल में 180 डेज़ आउट ना हो कंट्री से, ठीक है? दैट इज़ वन ऑफ द अदर रिक्वायरमेंट यू नीड टू मीट। Yeah, that's like called continuous residence. तो हुँ, बेसिकली किसी भी 12 मंथ्स पीरियड में हुँ, यू नो हुँ, आपने यूके में आई थिंक 180 डेज स्पेंड ना किया आउटसाइड द यूके, ठीक है, हुँ, विद इन 5 ईयर्स। और सेकेंडली ये होता है कि जो जो लाइफ इन द यूके टेस्ट होता है, दैट्स लाइक 50 pounds, एंड देन यू हैव टू अप्लाई, एंड देयर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट यूके हिस्ट्री एंड लाइक देयर जनरल नॉलेज स्टफ। तो वो टेस्ट पास करना होता है। और साथ में जिस तरह आपने बताया कि बैंक सैलरी स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट और ऑल दैट स्टफ, एंड देन जो 2300 है इट्स लाइक नॉर्मल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, ठीक है। तो अगर आपको जिस तरह आपने आई थिंक प्रायोरिटी अप्लाई किया था ना, तो उसमें आई अगर थिंक आपने पेड प्रायोरिटी अप्लाई 1000 एक्स्ट्रा। 1000 एक्स्ट्रा, हुँ, तो जिस तरह प्रायोरिटी अप्लाई किया, तो मैंने नॉर्मल प्रोसेसिंग अप्लाई की थी, हुँ, एंड हुँ, आई गॉट द रिजल्ट विद इन 1 मंथ। हुँ। विद इन 1 मंथ आई गॉट दैट। तो आपको कितने अरसे में प्रायोरिटी में अब आया था? आई थिंक मैंने पता नहीं पास basically there are different priority charges. I think one is simple priority visa service, one is super priority. I think there was not much difference, I will say मैं like again 1 वीक तो लगा ही लगा था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि अगेन एज़ आई मेंशन्ड अर्लियर कि अपॉइंटमेंट पे डिपेंड करता है ना, अगर आपको अपॉइंटमेंट ही मंथ बाद की मिल रही है, दे कांट हुँ, रियली एक्सेलरेट दैट प्रोसेस। दे कैन हुँ, ओनली एक्सेलरेट वन्स यू सबमिट योर एप्लीकेशन ना, या, या, बायोमेट्रिक। तो या, मुझे एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट मैंने चूज़ तो कर ली जो सुपर प्रायोरिटी थी इनकी ना, ज़्यादा पैसे पे करके, ठीक है। आई थिंक अभी जो इन्होंने लिखी हुई है फ़ी वो लिखी हुई है 956 पाउंड ना, तो वो चूज़ तो कर ली बट मुझे अपॉइंटमेंट ही मंथ बाद की मिली। हुँ। तो जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो उसके एग्ज़ैक्टली जो थी ना 3-4 दिन के बाद आई थिंक विदिन वीक मुझे वो मिल गया था एलआर। But I would recommend because like the reason like a lot of people actually go for super priority because normally उसपे लिखा होता है कि at least like 6 months तक लग सकते हैं, up to 6 months. इट्स नॉट So इट्स लोग नॉट करेक्ट लोग एक्चुअली। that's why people apply for super priority हुँ, service. But अब मेरे केस में like all the visas I applied in the UK, it took around less than a month. All the हुँ। visas I've applied. ऐसे, ऐसे, ऐसे। हाँ, इसमें एक और फैक्टर है ना कि अगर आपने ट्रैवल करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नीड हुँ, आईएलआर, ठीक है। तो उस मेरे केस में ये था कि मुझे ट्रैवल करना था, आई थिंक यूएस जाना था, पता नहीं यूरोप में हाँ, किसी जगह जाना था। तो मुझे वो आईएलआर बड़ा क्विक चाहिए था, ठीक है। देन आई थॉट ओके लेट्स गो फॉर इट। तो बट ये है कि यूजुअली इतना नहीं लगता। वो लेकिन बेसिक बाय द वे इफ यू लेट्स से कि अगर आपके पास, क्योंकि आपके पास पुराना तो होता ही है ना, 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 कि ना, ना, पहना रिवोक हो जाता है ना। नहीं, रिवोक तब होता है कि जब आपको मिल जाता है ना, द मोमेंट यू अप्लाई इट्स नॉट रिवोक्ड। No, I think based on my understanding, you can't use your previous ILR. I think so. नहीं, नहीं, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक Mhm. है, एक्सटेंशन के लिए, Mhm, ठीक mhm, है। तो जब तक आपको मिलता नहीं है, आप अपनी पुरानी जॉब पे भी जॉब काम कर सकते हैं, mhm, और mhm, आप आउट ऑफ द कंट्री, मेरे केस आई थिंक, mhm. नॉट श्योर कि यू कैन ट्रैवल, आई डोंट नो, मे बी I don't think so because they check your card. I don't think you can travel. Definitely you can work. आपको वो दे देते हैं basically even though you have five. For example ऐसे कि मैंने देखा है अक्सर ना कि लोगों का अक्सर जो है वो एक्सपायर हो जाता है आपका वीज़ा, ठीक है? आपने एक्सटेंशन अप्लाई कर दिया। अगर आपने एक्सटेंशन अप्लाई कर दी, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, स्टिल यू कैन वर्क अंटिल यू गेट योर डिसीजन, ठीक है? यू आर लीगल इन द यूके। इवन दो कि ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई है, ठीक है? बट दैट डज़न्ट मीन यू हैव टू गो आउट एंड देन कम बैक, नो, नो। तो आप जब डिसीजन आएगा आपका, ठीक है? इफ दैट डिसीजन इज़ नो, देन यू नीड टू लीव द कंट्री, ठीक है? अगर तो डिसीजन येस है दैट्स फाइन, बट वो जो इन ड्यूरेशन पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल 1 मंथ लिया, 15 दिन लिए, 20 दिन लिए, दैट्स इल्लीगल, कंप्लीटली इल्लीगल इवन दो योर वीज़ा इज़ एक्सपायर्ड। नो, लेकिन ये है कि ओवरऑल आई थिंक इट टेक्स अराउंड लाइक फॉर मी इट टुक लाइक अराउंड 1 मंथ आफ्टर द अपॉइंटमेंट, आफ्टर माय अपॉइंटमेंट, और डिपेंड करता है कि आपको अपॉइंटमेंट कितनी जल्दी मिली है।
हुँ, So after you get an ILR, indefinite leave to remain, you have to, उसके 12 महीने बाद आपको यू आर एलिजिबल फॉर पासपोर्ट। हुँ। तो वो उसमें भी आई थिंक जो कंटीन्यूअस की रिक्वायरमेंट है, कंटीन्यूअस लिविंग की रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी। अगर आप बाहर चले गए हैं आईएलआर लेके फिर भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। या दूसरा ये है कि अगर आपने लेट्स से कि इफ यू डोंट वांट टू गेट द पासपोर्ट, राइट? इफ यू ओनली वांट टू लिव इन द यूके, क्योंकि आपकी कंट्री लेट्स से अलाउ नहीं करती ड्यूअल ड्यूअल नेशनैलिटी, ठीक है? हुँ, एंड यू डोंट वांट टू लीव योर होम कंट्री passport, right? um, in that case, what you can do is that people actually do not apply for UK passport. तो उस केस में ये होता है कि आई एम नॉट रियली श्योर, बट आई थिंक कि हुँ। अगर आप यूके से 2 साल से ज़्यादा बाहर रहे हैं तो यो आईएलआर आपकी कैंसल हो जाती है या कुछ चक्कर होता है ऐसा? I think you need to come back and have visa stamp kind of thing. You need to make sure कि आप regular UK में travel in and out कर रहे हैं. You need to make sure of that. But I think there is certain requirement for that कि आप ILR लेके permanently out नहीं जा सकते. ठीक है, that's not हुँ, possible. हुँ, क्योंकि ILR के लिए आपको जो है वो एंट्री रिक्वायरमेंट चाहिए। आई थिंक उसमें आई एम नॉट श्योर क्या है बेसिकली। बट देयर इज़ सर्टेन रिक्वायरमेंट और आईएलआर के बाद अगर आप 180 डेज़ अगेन आउट हैं कंट्री से, ठीक है, विदिन 12 मंथ, स्टिल यू आर नॉट एलिजिबल फॉर योर पासपोर्ट, देन यू नीड टू एक्चुअली मीट, देन यू नीड टू स्पेंड अनदर 12 मंथ अगेन। क्योंकि मेरे एक कोलीग, इंडियन कोलीग के साथ ऐसा हुआ ना, तो उन्होंने क्या किया कि कोविड हुआ, बेसिकली उनको आईएलआर मिल गया ना, तो कोविड हुआ और वो इंडिया चले गए, ठीक है। तो इंडिया में वो जितने भी 5-6 मंथ थे ना, वो रहते रहे उधर, ठीक है। दोबारा यूके में आए, अब उनके जो 12 मंथ हैं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे ना, देन दे नीड टू स्टार्ट अगेन। तो हुँ। फिर जब वो 12 मंथ कंट्री में रहेंगे विदाउट स्पेंडिंग 180 डेज़ आउट, फिर वो दोबारा एप्लीकेशन के लिए, किसकी पासपोर्ट के लिए? पासपोर्ट के लिए So एलिजिबल। they will have to revoke their Indian passport मेबी, because यस, या like India, you're not समथिंग eligible अलाउ। for dual nation. Yeah, हाँ, 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 a हाँ। lot of my colleagues, they actually they only keep ILR. हुँ, हुँ, हुँ। Especially Indian colleagues, हुँ, हुँ, they हुँ। keep their ILR हुँ, and हुँ। do not apply for passport. आई थिंक इसमें मेरे और भी इंडियन कलीग्स हैं, उन्होंने मैंने डिस्कस किया था उनके साथ ये पॉइंट एक्चुअली। तो वो ये कहते हैं कि दे गिव अप देयर इंडियन नेशनैलिटी। पहले ऐसा होता था कि जो जिस तरह हमारे कंट्री में वो निकअप इश्यू कर देते हैं ना, राइट? एक हुँ, कार्ड इश्यू कर देते हैं। यू डोंट नीड टू गेट द पाकिस्तानी पासपोर्ट, राइट? तो बच्चों के लिए स्पेशली। तो अब इंडिया में भी रिसेंटली आई थिंक मोदी गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई चीज़ इश्यू की है कि अगर इफ यू डोंट हैव इंडियन पासपोर्ट दैट्स फाइन, इफ यू हैव दैट निकअप कार्ड और व्हाट दे एवर से, Aadhaar card. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कार्ड एक्चुअली। अगर आपके I don't पास know, Aadhaar card they call it. अगर आपके पास वो कार्ड है ना, यू कैन कम टू इंडिया एनी टाइम। Yeah, पहले क्या होता था, अगर वो नेशनैलिटी छोड़ते हैं तो उनको इंडिया का वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, बट नॉट एनीमोर। तो वो भी अच्छा। अब लोग जो हैं वो पासपोर्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इवन दो दे डोंट अलाउ But सेकंड, then I mean, they allow dual nationality, right? So दे it डोंट means अलाउ आई that थिंक, या they don't allow, right? दे डोंट So अलाउ। इसका मतलब ये है कि अगर वो यहाँ की नेशनैलिटी लेते हैं, हुँ, तो हुँ। they're not Indian national anymore. They are not Indian national, but they can get some kind of card which allows them to Yeah, travel yeah, yeah. freely. For example, like the famous actor like Akshay Kumar, he got like Canadian nationality. It was all over the news. He got Oh, Canadian passport. So like but he's still living or working there, right? hmm. So yeah, I think like you I think know, we are lucky. We are lucky as a Pakistani because that is one benefit Pakistan is giving us. Dual yeah. I nationality. mean, actually, that's a benefit that people in the higher circle they have normally dual nationalities, Yeah. so they don't allow that to happen. Otherwise, like Yeah, just imagine, man, like I have a meeting in Spain next month. uh, ठीक है। मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। uh, मैंने सिंपल अपनी कंपनी के थ्रू वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश की फॉर बिज़नेस वीज़ा। दैट वाज़ लाइक एक्सेलरेटेड प्रोसेस, राइट? yeah. नॉट द नॉर्मल प्रोसेस। बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू गेट द अपॉइंटमेंट टू गेट शेंजन वीज़ा। कैन यू अच्छा, इमेजिन? इतना बैकलॉग है। इतना बैकलॉग, आई हैव एवरीथिंग, ठीक है? आई डोंट हाँ, नीड टू पे फॉर एनीथिंग, कंपनी इज़ डूइंग इट। मगर सिर्फ एक वीज़ा लेने के लिए,
ठीक है, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए और मुझे डॉक्यूमेंटेशन कोई 2 मंथ पहले करनी पड़ेगी, ताकि मुझे अपॉइंटमेंट मिले और मैं वीज़ा लूँ, ठीक है? दैट्स रिडिकुलस, राइट? जस्ट रिडिकुलस। या अब अगर फॉर एग्जांपल वी हैव अ डुअल नेशनैलिटी और व्हाटएवर पासपोर्ट, सेकंड पासपोर्ट व्हिच अलाउज अस टू ट्रैवल, राइट? उस केस में वी जस्ट नीड टू बाय अ टिकट एंड गो। अब मैं या कोई शेंजन वीज़ा 8-10 दफ़ा अप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है? हाँ, So it's a pain every time you need to pay, you need to go for biometric, you need to submit, print everything literally, ठीक है? बैंक हाँ, स्टेटमेंट एवरीथिंग, ठीक है? और then you will be, able to enter that country, ठीक है? जस्ट ड्यू टू दिस पासपोर्ट थिंग, ठीक है? अगर हमारे पास ये ब्रिटिश पासपोर्ट है या ईयू की किसी भी कंट्री का पासपोर्ट है, वी जस्ट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन, विदिन 5 या मिनट्स गेट द वीज़ा। ये तो थी एक चीज़, ठीक है? इससे पहले मेरे साथ ऐसे हो चुका, देयर वाज़ अ कॉन्फ्रेंस अगेन इन कनाडा हुँ, फ्यू मंथ्स अगो, ठीक है? मैंने कनाडा की एप्लीकेशन भी सबमिट कर दी, ठीक है? मुझे अपॉइंटमेंट मिली, सारा कुछ हुआ। मैं लंदन गया बायोमेट्रिक देने, ठीक है? तो क्या हुआ कि भई दे डिडन्ट इवन लुक एट माय एप्लीकेशन, ठीक है? अभी तक 6-7 मंथ हो गए हैं, ठीक है? दे डिडन्ट इवन लुक एट दैट, ठीक है? मेरी या सारी टिकट्स बुक, ठीक है? मैंने डायरेक्ट यूएस से कनाडा जाना था, ठीक है? मेरी सारा होटल अकोमोडेशन सारा कुछ मुझे दोबारा कैंसल करना पड़ा, ठीक है? सिर्फ़ एक हुँ। वीज़ा इश्यू की वजह से, ठीक है? In Canada, I remember Canada is very notorious, like especially like they have और like इसमें वर्स्ट कंडीशन तब बनती है जब आपके कोलीग्स जो होते हैं वो सिंपल ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो इनको 5 मिनट में मिल जाता है, ठीक है? मेरे साथ 5 बहुत मिनट दफ़ा में। हुआ ऐसा। और आप मंथ पहले प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, स्पेशल ट्रैवल करते हैं, लंदन जाते हैं, हुँ, ठीक है? वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, इतना आपने ढिंढोरा पीटा होता है और एंड पे आपको वीज़ा फिर नहीं मिलता। फिर नहीं मिलता एग्ज़ैक्टली। और सेकंडली ये कि द ट्रीटमेंट यू गेट इन द एट द एयरपोर्ट, लाइक एयरपोर्ट पे ना लाइक उनका होता है वो स्कैन करते हैं सिंपली, हुँ, गेट्स हुँ। ऑटोमैटिकली ओपन होते हैं, ठीक है? वी हैव टू गो टू दैट लाइक इमिग्रेशन ऑफिसर एंड देन आस्क एवरी टाइम आई केम बैक टू यूके मेरे से पता नहीं कोई एक 10-20 मिनट के सवाल पूछते हैं, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है? एंड देन दे लेट मी गो। दिस स्पेशली हैपेंड इन द यूएस। अच्छा? क्योंकि मुझे याद है, हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैवल करने के बाद मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि जब भी मैं यूएस जाता हूँ ना, हुँ। they always check me in the random check. They have this kind of random check thing, अच्छा right? नहीं यहाँ पे इधर एयरपोर्ट पे? इधर नहीं यूएस में। अच्छा। हाँ, इधर से तो बंदा ईज़िली गुज़र जाता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जब उधर ले बेसिकली द प्रॉब्लम इज़ कि आप एक इमिग्रेशन से चेक होके जा रहे हैं, दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस फॉर एवरीवन, राइट? ठीक है। इमिग्रेशन के बाद भी इवन आप बोर्डिंग की तरफ जा रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, दे हैव सेपरेट रैंडम चेक थिंग, ठीक है? इवन बिफोर सिटिंग टू द प्लेन, ठीक है? नहीं, नहीं अच्छा इससे 1 सेकंड। हाँ, आप कह रहे हैं कि आप जब वहाँ से वापस आ रहे थे यूके, हाँ। इमिग्रेशन आपने क्लियर कर ली, हुँ, ठीक हुँ। है? उसके बाद जब बोर्डिंग से पहले आपको रैंडम चेक किया। एग्ज़ैक्टली दिस इज़ कॉमन, दिस इज़ कॉमन। आप किसी गेट पे बैठे होंगे? नहीं, ज़ाहिर-सी बात है गेट पे ही बैठना होता है ना, हाँ। ठीक है? गेट पे बैठने से पहले जब आप प्लेन में जाने के लगते हैं ना, ठीक है? अच्छा प्लेन में बोर्डिंग जाते से पहले पहले बस। बोर्डिंग हुँ। से पहले, ठीक है? अच्छा, अच्छा, अच्छा। एंड दिस एक्चुअली हैपेंड विद माय सम इटालियन कलीग्स आल्सो, ठीक है? तो मुझे लगा कि मेरे साथ ही ऐसे हो रहा है, ठीक है? मेरे साथ भी हुआ है। आई थिंक मेरा उनका इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ था। जब आप इमिग्रेशन में जाते हैं ना, इमिग्रेशन इज़ फाइन, टोटली फाइन। ओके। वो हुँ, रैंडमली मुझे इस तरह जब मैं यहाँ से मैं जा रहा था ना यूएस में रिसेंटली, आई वाज़ गोइंग टू न्यू ऑरलिन्स। तो मुझे इन्होंने प्लेन पे यहाँ पे यूके में हीथ्रो पे उन्होंने प्लेन पे बैठने से पहले मुझे रैंडमली चेक किया, ठीक है? और देन आई रिमेंबर वन्स आई वाज़ एट लॉस वेगास और वहाँ से मैं प्लेन से बैठने-बैठने उन्होंने रैंडमली चेक किया। तो हाँ, ये रैंडम चेक होते हैं। आई थिंक दैट्स लाइक जस्ट आपको बुलाते हैं, आपके पास हैंड कैरी होता है, आपके हैंड कैरी में देखते हैं कि वो करके मतलब ये ना कि इसमें कोई ड्रग्स तो नहीं है ऑल दैट। तो बट एक्चुअली इट यू फील लाइक यू आर बीइंग सिंगल्ड आउट। एग्ज़ैक्टली दैट्स वेरी ऑड दैट्स फीलिंग। वेरी एम्बैरेसिंग एक्चुअली। या। दैट्स वेरी I think even you'll get the British passport, हुँ, हुँ। you might face that. Possible. Like I think it's common with British people also because I remember last time, like I was traveling with my British and Italian and Spanish colleagues, तो यूएस की तरफ ही ना, तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश
कलीग थी, उसके बैग में कुछ फूड था, हुँ, ठीक है? शी आल्सो डज़न्ट नो कि मेरे बैग में फूड है ना, हुँ, ठीक है? तो वो क्या हुआ कि यूएस में ना डॉग ने स्निफ कर लिया फूड को, ठीक हुँ, है? फिर क्या हुआ कि बेचारी को एग्रीकल्चरल चेक से गुज़रना पड़ा, दैट इज़ लाइक हॉरिबल, ठीक है? उसे को इतना ज़्यादा टाइम लगा उसके ऊपर, ठीक है? बड़ी क्वेश्चनिंग हुई कि भई ये क्यों इस तरह बैग में लेके आई हो, ठीक है? सारा कुछ हुआ, ठीक है? एग्रीकल्चरल चेक होता है कि वो बहुत डिटेल में फिर आपकी ईच आइटम को आपको सेपरेट रूम में ले जाते हैं, सारा कुछ चेक करते हैं ना, ठीक है? और इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि इस तरह की चीज़ तो नहीं आई जो वायरस वगैरह फैला रही हो या इस तरह के सीड्स वगैरह या जो भी खाने की चीज़ है, ठीक है? yeah, तो yeah. और 2 घंटे लगे उसको, ठीक है? हमारी शटल मिस हुई उस वजह से, ठीक है? तो तो आई थिंक इट कैन हैपन विद एनीवन, बट जो मुझे लगा यूजुअली आपके स्किन कलर की बेस पे जो इस तरह के रैंडम चेक्स हो रहे होते हैं ना, ज़्यादातर स्किन कलर की बेस पे हो रहे होते हैं, ठीक है? Yeah, They those say random it's checks, random, but it's not random. yeah, those random checks are not really random. Okay, I think that's it for today, right? Yeah, yeah. Okay. Okay, I will say let's wind up here. Any message you want to convey or conclude based on the global talent? Okay, based on my experience, global talent is the best option for you if you are related to academia or if you have any technical background know how जो आपको basically जो है वो टेक्नीशियन या दूसरी जो भी endorsement bodies के थ्रू आप आ सकते हैं, आपको बेसिकली खुद स्टडी करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को, ठीक है? हम बड़े डिटेल में आज गए हैं ईच रूट पे, ईच पाथ पे। अगर आपको लगता है कि यू आर रेलेवेंट टू दैट पाथ, सर्च द रेलेवेंट एंडोर्समेंट बॉडी, उसको स्टडी करें अगेन एंड अगेन बिकॉज़ दिस कैन बी अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी फॉर यू। यू डोंट नीड टू गो टू एनी इमिग्रेशन कंसल्टेंट, इवन मे बी इमिग्रेशन कंसल्टेंट इसके बारे में अवेयर भी ना हो इतनी डिटेल में, ठीक है? बिकॉज़ Mm. दिस इज़ समथिंग for skilled labor. When we say skilled labor, we are talking about the people here with good degrees or even PhD level thing, right? So study it, try out your application, submit it, अपनी लक को ट्राई करें और सिंपली जो है अगर आपको एंडोर्समेंट मिल जाती है, आप पहले यूके आएँ, फिर अपनी फैमिली को बुला लें, ठीक है? You don't need to, submit a combined application. You can first come, see things, and then you can, But you can, you can do that. you can do in any way possible up Yeah. to your requirement. तो आई विल से ग्लोबल टैलेंट में जितने भी रूट्स हैं ये आपको जो मुझे लगता है एक रिसर्च असिस्टेंट लेवल से लेके एक प्रोफेसर लेवल का बंदा जो है वो इसमें एलिजिबल है, ठीक है? और ये लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा जो है वो टाइम एफिशिएंट भी है। यू डोंट नीड टू वेट फॉर 1 ईयर, ठीक है? अगर आप इसको दूसरे पॉइंट बेस्ड सिस्टम दूसरी कंट्रीज़ से कंपेयर करें तो ये बड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस है। Endorsement just for 14 days and then depending on your appointment and you can get the visa within 1 month. अगर आप कंट्री से बाहर हैं, that's good for you, ठीक है? That application process will be fast. If you are in Pakistan, definitely, we know how things work in Pakistan. तो थोड़ा जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो आपका टाइम ले सकता है। बट इन नटशेल आई विल से ग्लोबल टैलेंट इज़ द गोल्ड माइन इफ यू वांट टू सेटल इन यूके एंड बेस्ड ऑन आवर करंट अंडरस्टैंडिंग दैट्स द ओनली पॉसिबल way to move forward. What's your opinion? I think specifically for research wise, if you don't get and sponsorship मिलना बहुत मुश्किल होती है, यूनिवर्सिटी स्पेशली स्पॉन्सरशिप करती हैं, तो आई थिंक अगर आप रिसर्च में हैं, ठीक है, तो आई थिंक इफ यू वांट टू कम टू यूके, इफ यू वांट टू settle quickly, you should go for it. Yeah. Okay, that's good. That's it for today. And yeah, hope to see you next time. See you guys next time. Bye. Bye bye.